नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। नमस्कार डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस पर। प्यारे बच्चे, नीट यूजी 2026 की तैयारी के लिए शुरुआत हो चुका है प्रारंभ 2.0। प्रारंभ 2.0 बैच ये नीट हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए। इसका डेमो 3 चल रहा है आपके सामने और फर्स्ट और सेकंड डेमो हो चुका है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड डेमो नहीं देखा है तो कृपया करके इस चैनल पर प्लेलिस्ट में है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। और इसमें आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो जो कि नीट की डिमांड है ही और सिलेबस भी है। तो अगर हम बात करें तो मैं यानी कि अविनाश विश्वकर्मा और राम सर केमिस्ट्री को कंबाइंड रूप से ले रहे हैं। और जैसे ही ये तीसरा डेमो आज कंप्लीट होगा, ये बैच शिफ्ट हो जाएगा रोजगार विद अंकित ऐप पर। उसमें फिर आपको अलग टाइम टेबल शेड्यूल से आपको क्लास मिलेगी। पार्ट्स केमिस्ट्री फर्स्ट, केमिस्ट्री सेकंड, ऐसे ही आपकी फिजिक्स और ऐसे ही बायोलॉजी, जिसमें से फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए अभी जो क्लासेस होंगी वो रोहित सर और स्वाभी मैम अभी कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद फिर टीचर ऐड ऑन हो जाएंगे, फैकल्टी टॉप लेवल की, बिना किसी सर्कुलेट, बिना किसी पॉजिटिव सर्कुलेशन के हम कभी उनको आगे फॉरवर्ड नहीं करते हैं। यानी कि पहले उसको पॉजिटिव देखते हैं कि कोई फैकल्टी उस लेवल पर है नहीं है, एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है, बच्चों को कितना अच्छा तरीके से बता सकती है, कितना अच्छे तरीके से पढ़ा सकती है, कितने अच्छे नंबर दिलवा सकती है। तो बहुत सारे डेमो होते हैं, उनमें फिर वो फैकल्टी, वो टीचर्स सेलेक्ट किए जाते हैं। तो सब आप सबके लिए ही होता है। चलिए तो शुरुआत करेंगे। अगर हम कम से कम फीस के साथ एक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ले लें, बेस्ट से बेस्ट अपने क्लासेस, अपने क्वेश्चंस, डीपीपी, वर्कशीट सब मिल जाए तो इससे बेहतर ही क्या है। और अगर बात करें तो देखो भैया, इंडस्ट्री बहुत ऐसी होती है कि बहुत ही ज्यादा पैसे देने के बाद भी हो सकता है कि नंबर आने के चांस ना रहे। अगर आप खुद सोच के देखोगे कि इतने सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में अगर 50, 100, 60 हम वेरिफिकेशन दें बच्चों का कि भैया तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, तो ये कौन सी बहुत बड़ी बात है। अगर लाखों एडमिशन्स है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, बड़ी बात यह है कि जब बच्चों के ही एडमिशन्स आपके 100% हो, उसमें आपको 30 से 40% आप सिलेक्शंस दे पा रहे हो। चलिए तो शुरुआत करेंगे। और ये सिलेक्शंस आपको मिल जाएगा आपकी मेहनत से और इस वाले बैच से, प्रवेश 2.0। प्रवेश बैच इससे पहले वाला था आरडब्ल्यू का, आप परेशान बिल्कुल भी मत हो, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से काम करेंगे। चलिए तो जो भी बच्चे ड्रॉपर हैं, 12th के लिए हैं, 11th में हैं, जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं और हिंदी माध्यम से हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं। बच्चों ने कहा था कि सर जो आपके बैच की जो फीस है, जो 960 रुपए अभी मिल रही है फिलहाल, जो 20% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, उसकी डेट बढ़ा दो सर, आज ही मत खत्म करना। तो ठीक है, बच्चों के कमेंट्स मैंने पढ़े और टीम ने कमेंट्स पढ़े। 2199 का जो बैच था वो 1199 में हो जाता, लेकिन बच्चों ने खूब कमेंट्स करे, खूब बताए। तो नीट 20 का कूपन कोड लगकर ये 960 रुपए में आपको टोटल मिल रहा है। आज हो गई है 9, 10, 11, आज हो गई है 11 जून। ये 11 जून को हम क्या करते हैं, डेमो 3 के बाद फिर ये कूपन कोड हट जाता है, लेकिन इसको हम बढ़ाकर 15 जून कर देते हैं। ठीक है, 15 जून तक ये आपका कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा। 960 रुपए में पूरा का पूरा नीट का ये वाला बैच आपको मिल जाएगा। आपको डीपीपी और वर्कशीट इसमें प्लस करके दी गई है, आपको इसका अलग से कोई पैसा नहीं देना है ना। बहुत सारी जगह होती है कि डीपीपी का अलग पैसा, वर्कशीट का अलग, नोट्स का अलग, ये नहीं, सब कुछ इसी में ही है। आपके क्लास नोट्स भी इसी में ही मिल जाएंगे लाइव क्लासेस के साथ, डाउट ग्रुप भी, पीडीएफ क्लास नोट्स भी, मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो 9 जून से इसका डेमो शुरू है। आप इसको लेना चाहें तो जल्दी से जल्दी इसको परचेस कर सकते हैं। इतने में ही परचेस कैसे करना है, लेना कैसे, एक बार मैं बता दूं और सभी बच्चों को आइडिया भी लग गया होगा। RWA यानी कि रोजगार विद अंकित ऐप को ओपन करेंगे, यहां पर ट्यूशन सेलेक्ट करेंगे। यहां पर एक ऑप्शन आता है ट्यूशन, ऐसे जब क्लिक करोगे ना तो ट्यूशन आएगा, ऐसे सी आएगा, चैनल्स के नाम आएंगे, तो ट्यूशन सेलेक्ट कर लेना। पेड क्लासेस पे जाना, पेड क्लासेस के बाद ऑल कोर्स में जाइएगा। ऑल कोर्स में आपको यहाँ प्रारंभ 2.0 दिखाई देगा, यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक कर लेना। प्यारे बच्चे, अप्लाई कूपन कोड जरूर कर देना, 15 जून तक इसको एक्सटेंड कर दे रहे हैं। नीट 20 लगाकर इसको पे ऑनलाइन कर देना, आपको 960 में कंप्लीट मिल जाएगा, बीच में और कोई एक्स्ट्रा पैसा देना ही नहीं है आपको। ठीक है, तो कैसा रहा कि इसको बच्चों ने कहा कि आज खत्म मत करना, कि 15 जून तक कर दें। ठीक, ओके। चलिए तो 15 जून तक ये बढ़ चुका है। अब मैं आपको ऐप का टाइम टेबल बता रहा हूं।
ऐप का टाइम टेबल देखो प्यारे बच्चे, फिजिक्स और बायोलॉजी की जो फैकल्टी है वो सेलेक्ट मोड पर है। ठीक है, अभी हमारे पास नंबर ऑफ फैकल्टीज हैं तो सेलेक्ट मोड पर है। तो ये वाली जो फिजिक्स की 9 बजे क्लास और बायोलॉजी की जो 1 बजे क्लास है, इसको अभी हम 7 से 8 दिन ये नहीं चलाएंगे। जो आप पर ऐप पर अभी क्लास मिलेगी वो आपकी यहां से मिलेगी 10:30 बजे केमिस्ट्री पार्ट 1 राम सर के जरिए, फिर उसके बाद शाम को 4 बजे रोहित सर की फिजिक्स, फिर शाम के 6 बजे बायोलॉजी, और फिर हमारी यानी कि मेरी केमिस्ट्री पार्ट 2। अब कहोगे सर ये जो फिजिक्स ये पार्ट 1 फिजिक्स रहेगी। पार्ट 1 का मतलब है 11th का, यानी कि फिजिक्स का सुबह 9 बजे और बायोलॉजी का 1 बजे, ये बायोलॉजी पार्ट 1, ये बायोलॉजी पार्ट 1 यानी कि 11th का पोर्शन। लेकिन अभी इन क्लासेस को चलने में अभी 7 से 8 दिन और लगेगा। ये वाली क्लास आपकी कल से रन हो जाएगी ऐप पर। तो ये ऐप का टाइम टेबल है, ये आप जरूर ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अभी जो क्लास रन होगी ये 8 से 9 दिन बाद ये वाली क्लास रन हो जाएंगी। तो जो रोहित सर हैं और जो स्वाभी मैम है, ये 12th का पार्ट पढ़ाएंगे यानी कि नीट में। पार्ट 1 राम सर 11th का पोर्शन, और अविनाश सर यानी कि मैं पार्ट 2 यानी कि 12th का पोर्शन नीट में कवर करेंगे। यानी कि अगर आप देखोगे तो एक दिन में आपको कितनी क्लास लेनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6, मिनिमम 6 आवर, मिनिमम 6 आवर आपको क्लास लेनी होगी। और मैक्सिमम अगर हम देखें तो 9 आवर, मैक्सिमम 9 घंटे और मिनिमम 6 घंटे। तो 9 घंटे का 8 घंटे के आसपास ही रहेगा, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट के हिसाब से। तो ये पूरा का पूरा आपको बजट मिल जाएगा, पूरा का पूरा बजट आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक, हाँ बैच का ऑफर डेट बढ़ा दिया बेटा, 15 जून तक आपका इसका ऑफर बढ़ गया है। अब 15 जून तक आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं, कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा, NEET20। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ऐप पर ये टाइम रहेगा, मेरी 8 बजे रात में क्लास रहेगी। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं। ठीक, सिलेबस के बारे में आपने डिस्कस कर ही लिया। सिलेबस क्या है, 11th का कंप्लीट है और आपका प्लस 12th का कंप्लीट होता है प्रैक्टिकल्स वैल्यू के साथ। ये सारे के सारे आपके चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हैं। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, परमाणु संरचना, रासायनिक आबंधन, रासायनिक ऊष्मागतिकी, विलयन साम्यावस्था, रिडॉक्स, रासायनिक बलगतिकी, तत्वों का वर्गीकरण, पी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक, उपसंयोजन यौगिक, कार्बनिक यौगिक और शुद्धिकरण और लक्षण। उसके बाद कार्बनिक रसायन के कुछ मूल सिद्धांत, हाइड्रोकार्बन, ये हेलो एल्केन वाला है, ये एल्डिहाइड एल्कोहल कीटोन ये सब वाला है, ये एमीन वाला है, ये जैवड़ु है, और ये प्रैक्टिकल रसायन विज्ञान की संबंधित। इसमें जो 11th का जो पोर्शन होगा पूरा का पूरा वो राम सर कवर करेंगे। ठीक है, और जो 12th का पोर्शन होगा वो पूरा का पूरा वो मैं कवर करूंगा। ठीक है, ओके, चलिए तो शुरुआत करेंगे। अब मैंने आपको कल के डेमो नंबर 2 पर बताया था जी, वो कल से दिखाई देगी बेटा जी, वो कल से दिखाई देगी। जो आप ऐप पर दिखाई दोगे ना क्लास, वो कल से, डेमो यहां पर खत्म होते ही फिर कल से स्टार्ट होगा। ठीक है, वो बढ़ा दिया बेटा निधि वर्मा। ओके जी, चलिए सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको कोई अणु सूत्र निकालना है, यानी कि कोई अणु सूत्र, ये बेसिक केमिस्ट्री है। ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री से नीट के क्वेश्चन फंसते भी हैं और बेसिक केमिस्ट्री से पॉइंट्स क्लियर भी होते हैं। ठीक है जी, ओके, अणु सूत्र, अगर आपको अणु सूत्र निकालना है तो आपको क्या रखना पड़ेगा, आपको मूलानुपाती सूत्र जो आपने टेबल से निकाला है, जो आपने मूलानुपाती सूत्र है जो आपने टेबल से निकाला है, मैं क्वेश्चन एक करके दिखाऊंगा, उसमें आप n की मल्टीप्लाई कर दें। n क्या होता है, यहां पर परमाणुओं या अणुओं की संख्या है। ठीक है, n इज इक्वल टू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, आगे तक हो सकता है। फिर मैंने कहा था कि जो n होता है वो n इज इक्वल टू होता है अणु भार, n इज इक्वल टू क्या होता है, अणु भार, और बटे मूलानुपाती सूत्र भार होगा। अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार। और एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दें उन सभी बच्चों तक जिन बच्चों को तैयारी करनी है जबरदस्त लेवल पर। मूलानुपाती सूत्र भार, ठीक, यानी कि जो फॉर्मूला आपने टेबल से बनाया है उसका आपको फॉर्मूले का वजन निकालना पड़ेगा।
ठीक, ओके। और यहां पर फिर एक बात आती है, अगर हमारे पास अणु भार क्वेश्चन में नहीं दिया हो, अणु भार भैया जी क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो अब क्या करें? अणु भार क्वेश्चन में है ही नहीं, तो मैं रखूंगा क्या? तो अणु भार अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। वहां पर आपको एक घनत्व दिया होगा, गैस का घनत्व यानी कि वाष्प का घनत्व दिया होगा। उसमें जैसे ही आप दो की गुणा करोगे, दो की मल्टीप्लाई करोगे, ये सीधा सीधा अणु भार निकल कर आ जाएगा। ये तीन कंसेप्ट को क्लियर करके चलेंगे। कभी भी हो तो स्टार्टिंग में एन निकाल लो और एन की गुणा उसके मूलानुपाती सूत्र में कर दो। आओ एक डेटा लेते हैं और डेटा के हिसाब से इसको बताकर देखते हैं। ठीक, चलिए एक डेटा लेते हैं और डेटा के हिसाब से इसको कवर करके देखते हैं। मेरे पास ले रहा हूं मैं, कार्बन की जो परसेंटेज है वो दे रखी है 78%। कार्बन की जो परसेंटेज है वो 78% दे रखी है। हाइड्रोजन की परसेंटेज 22 दे रखी है। यहां पर अणु भार दे रखा है 30 यूनिट, 30 यूनिट। तो अणु सूत्र क्या होगा? अणु सूत्र क्या बनेगा आप मुझे यहां पर बताएंगे, क्वेश्चन मार्क। चलिए कॉपी पर करके कवर करते हैं। नोट्स कैसे बनाएं? देखो नोट्स पीडीएफ आपको मिलेगा, हैंड रिटन भी मिलेगा और वैसे भी मिलेगा। आपको डीपीपी भी मिलेगा, आपको चैप्टर के बाद वर्कशीट भी मिलेगा। तो आप अपने नोट्स हमेशा, आप हमेशा अपने नोट्स शॉर्ट नोट बनाया करें। जो चीज आप शॉर्टकट में लिख सको, जैसे ये है, इसको लिख लो हैंड टू हैंड, उसको कर करके देखो, वही आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं और कोई अलग से नहीं बनाने। आपको नोट्स मिलेंगे प्रॉपर वे में, लेकिन जो नोट्स हैं वो आपने शॉर्ट नोट्स अपनी राइटिंग में अलग से बनाए, क्योंकि खुद की राइटिंग में ज्यादा समझ में आता है कि मैंने कौन सी चीज कहां लिखी है। एक पतली सी कॉपी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की रख लो और उन पे काम करते रहो। ठीक है जी, बिल्कुल आराम से। पूजा यादव क्यों नहीं निकाल सकते? बिल्कुल फटाफट, हम वही हैं, हम वही टीचर्स हैं। हम किसी इंस्टीट्यूट में जाकर वहीं जाकर ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, बस टैग लगता है। ठीक है, सारी की सारी वही है, हम 9-10 साल से ही पढ़ा रहे हैं। चलिए अब मैं इसको क्या करूंगा, पहले मुझे निकालना है मूलानुपाती सूत्र टेबल से, उसके बाद फिर मैं अणु सूत्र निकालूंगा। मेरे पास अणु भार दे रखा है। चलिए तो पहले मैं टेबल से क्या रखूंगा, पहले मैं रखूंगा कार्बन हाइड्रोजन, इसका फिर लिखूंगा मैं परसेंटेज। ये कितना है 78 और ये कितना है 22, परसेंटेज लिख दी। परसेंटेज के बाद फिर मैं क्या लिखूंगा, इनका भार। तो कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। फिर आगे मैं क्या लिखूंगा, ये परमाणु भार हो गया। ऐसे की पॉइंट्स ध्यान में रखते रहिएगा कि किसको बटे किसको क्या करना है। अब प्रतिशत बटे परमाणु भार, यानी कि 78/12 करूंगा मैं, और यहां पर 22/1 करूंगा मैं। तो ये कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 12×6 72 और 12×5 60। इसको फिर इसे ऐसे आगे लिख लो, 6.5 मैंने लिख लिया। और यहां पर कितना हो गया, 22 हो गया। मुझे इतना बता दो कि इन दोनों में से छोटा कौन सा है। हाँ, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 6.5 दोनों में से छोटा है, तो उसी को डिवाइडेड बाय कर दो। डिवाइडेड बाय 6.5 और डिवाइडेड बाय 6.5। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। और ये लगभग कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका जो मूलानुपाती सूत्र होगा वो प्यारे बच्चों कितना आ गया, डॉक्टर्स बता दो जल्दी से। इसका जो मूलानुपाती सूत्र है, मूलानुपाती सूत्र है वो कितना आ जाएगा, कार्बन का 1 और हाइड्रोजन का 3। इतना निकल कर आ गया। ठीक, अब ये मुझे बता दो, जो इसका मूलानुपाती सूत्र भार होगा, इसका जो भार होगा वो कितना होगा, यहां से निकालोगे। इसका जो मूलानुपाती सूत्र भार होगा वो CH3 से निकालो। कितना आएगा, जल्दी से निकाल कर बताओ फटाफट, जल्दी से निकाल कर बता दो फटाफट सभी सरकार, तेजी से, तेजी से बता दीजिए। तो इसका जो सूत्र मूलानुपाती सूत्र भार होगा वो होगा कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 3। तो 12 3 कितना हो जाएगा, 15। ये हो गया 15। ये नीचे रखने वाला है और अणु भार ऊपर रखने वाला है, तो हम n निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या निकाल लो, n निकाल लो। n बराबर क्या होगा, अणु भार ज्यादा वाला, यानी कि अणु भार मोस्टली ज्यादा बराबर होता है, बटे
मूलानुपाती सूत्रभार। लेकिन ये सब इतना बवाल लिखना नहीं है, नीट का काम कर रहे हो तो आप इसको जितना शॉर्टकट में लिख सको उतना शॉर्टकट में पॉइंट करें। ये तो सीधा सीधा रख दो, ज्यादा वाला बटे कम वाला 30/15 2 निकल कर आ जाएगा। तो 30/15 सीधा 2 निकल कर आया, और 2 की गुणा किस में कर देंगे, इसी फॉर्मूले में कर देंगे, जिस फॉर्मूले को हमने निकाला है 2 की गुणा उसी फॉर्मूले में कर देंगे। तो अणुसूत्र कितना हो जाएगा इसका, अणुसूत्र इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सीधा 2 गुणा CH3। इसमें 2 की गुणा सब में होती है, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन का 2 हो जाएगा, और 2 3 6, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 6। ये कौन सी गैस बनकर तैयार हो गई, एथेन गैस बनकर तैयार हो गई है, इथेन गैस बनकर तैयार हो गई है। इतना कंसेप्ट है। अगर यहां वाष्प दाब दिया होता तो वाष्प दाब में पहले 2 की मल्टीप्लाई कर लेना, तब जाकर वो अणु भार बनकर आएगा, तब वो जाकर अणु भार बनकर आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट जो बेसिक आपका बनाता है, उस बेसिक को अच्छी तरीके से कवर करेंगे। बेसिक को अच्छी तरीके से कवर करने का मतलब है, मैं बेसिक बता रहा हूं अभी अभी तो हम ओरिजिनल नीट पर उतरेंगे, पहले आपका बेसिक कंप्लीट करा दे नीट के लिए। तो वो है मोल। अब मुझे बताओ, मोल से कितने बच्चों को गड़बड़ लगता है कि जी मोल कंसेप्ट थोड़ा सा क्या है, अजीब सा है। इसको हम पढ़ते हैं और हर एक जगह मोल आता है। अगर आप मोल की बात करो तो मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज, मोल कॉलाउस के उसमें भी मोल आ गया, 1 ग्राम मोल विद्युत घट्टे को घोल दोगे, मोलर चालकता। ये मोल कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता। 11th में देखोगे तो भर भर के मोल है। मोल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि 20% शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट के नमूने को हमने इतना लिया है, उसके बाद उससे 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो ये मोल है। तो मोल के बेसिक कंसेप्ट को लेकर चलेंगे। अगर मोल क्लियर हो गया तो लगभग लगभग आपके मोल से रिलेटेड 90% क्वेश्चन हिल जाएंगे। 10% जो क्वेश्चन होंगे वो प्रैक्टिस से आएंगे। मैं सीधा सीधा बोलता हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी एक टॉपिक को कर लो, कंसेप्ट को कर लो तो आप 100% क्वेश्चन कर लोगे, नहीं। 90% क्वेश्चन पर आप अपना दावा ठोक सकते हो, 10% क्वेश्चन को प्रैक्टिस में करना पड़ेगा, उसी के लिए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। चलिए सबसे पहले देखो, एक बात ध्यान रखें, आपको की पॉइंट्स कवर करने हैं। जितने की पॉइंट्स आप कवर कर लोगे, ठीक है, परिभाषा रट्टा मत मारना कभी भी। नीट में या किसी भी कंपटीशन में आप जो दे रहे हो, जो अच्छे लेवल की होती हैं, उनमें कभी भी परिभाषा रट्टा मारने वाली नहीं होती कि आप सोच रहे हो कि इतना बड़ा बड़ा लिखवाएं। ठीक है, मोल। सबसे पहले मोल के बारे में जो बच्चों को नहीं पता होता वो होता है कि मोल एक तरीके से माप की इकाई होती है। माप की इकाई का मतलब होता है, जैसे आप किलोग्राम बोलते हैं, लीटर बोलते हैं, है ना। लीटर, भैया 5 लीटर दूध, 5 लीटर पेट्रोल चाहिए, वो दे देगा, वो क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी को बताने के लिए केमिस्ट्री की एक यूनिट होती है मोल। अब कहोगे जी इसको बाजार में क्यों इस्तेमाल नहीं करते। प्यारे बच्चे, मोल उसी का ही निकलता है, मोल उन्हीं चीजों का निकलता है जिनके फॉर्मूले होते हैं, यौगिकों के। अब आलू का क्या फॉर्मूला बना होगा, आलू तो मिक्सचर है, तो मिक्सचर के मोल्स हम नहीं लेते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, जो केमिस्ट्री लेवल पे यूनिट होती है क्वांटिटी की, यानी कि मात्रा की, मापन की, उसी को ही हम मोल बोलते हैं, केमिस्ट्री वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आप क्या क्या चीजें चाहिए, इसके लिए आपको यौगिक का फॉर्मूला पता होना चाहिए, या यौगिक के पास कितना क्वांटिटी है मोल वो पता होना चाहिए, तो हम दूसरी चीज निकाल सकते हैं। अब आप ऑटोमेटिक बाहर निकाल लोगे। तो ये क्या है, एक तरीके का माप की इकाई, माप की इकाई होती है, माप की इकाई है। ठीक है, अच्छा, इसे हम यूनिट बोलते हैं, यूनिट ऑफ क्वांटिटी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिट, यानी कि यूनिट ऑफ क्वांटिटी, जो मात्रा बताए। ठीक है, जैसे आप आलू बोलते हैं ना, 5 किलो आलू, ऐसे ही मैं कह सकता हूं 2 मोल H2SO4। पढ़े लिखे लोग ऐसे बोलते हैं। किसी ने कहा 98 ग्राम H2SO4 लाना, मैं कहूंगा 1 मोल H2SO4। तो कोई कहता है 40 ग्राम NaOH लाना, मैं कहूंगा 1 मोल NaOH। अब मोल वगैरह कैसे निकालने हैं, ये सारी की सारी कहानी क्लियर है। रिया राज, भैया टाइम
टेबल चेंज कर दो। बेटा देखो, जो टाइम पर क्लास चल रही है वो लाइव चलेगी, आप उसको 1 घंटे बाद ले सकते हो, आप उसको आधे घंटे पहले ले सकते हो, अब वो आपके हिसाब से, आप अपना टाइम टेबल मैनेज करिए, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है, अगर आपको मोल निकालने हैं, इफ यू फाइंड आउट द मोल, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मोल, अगर आप मोल निकालना चाहते हो तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको भार पता होना चाहिए, ग्राम में, किलोग्राम में, जिसमें भी है, और उस यौगिक का फॉर्मूला, भार और अणु भार, ये 2 चीज पता होनी चाहिए। मोल तुरंत निकल जाएगा, मोल निकालने में इतना सा ही काम है, उसका ग्राम पता हो, भार पता हो। अब भार कौन सा वाला होता है, तराजू वाला। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है, इस मोबाइल का कितना ग्राम होगा, आप कैसे करोगे, इस मोबाइल का ग्राम तराजू पे देख लो, अच्छा जी 20 ग्राम आ रहा है, ठीक है, तो 20 ग्राम क्या भार है, ठीक है। तो अणु भार क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला है, यौगिक का जो फॉर्मूला है, उसके अंदर से जो हम भार निकालते हैं, उसको कैलकुलेट करके जो भार निकालते हैं, उसको फॉर्मूला मास कहते हैं, ठीक है, अणु भार बोलते हैं जी। तो अगर मैं मोल निकालना चाहूंगा, तो मोल निकालने के लिए आपको भार पता हो, स्पेशली ग्राम में लिया जाता है तो ज्यादा बेहतर है, जी ग्राम, यानी डब्ल्यू बोलते हैं इसको, भार बटे अणु भार, स्पेशली आप इसको ग्राम में ले तो ज्यादा बेहतर होगा, भार और बटे अणु भार। हम मोल को ऐसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले मोल पर ही हम टारगेट करेंगे, बाकी सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। इसको हम W से लिखेंगे, इसको हम M से लिखेंगे, ठीक है, तो W बटे M। ओके, ये तो बात क्लियर हो गई जी। क्या मैं इस पे कोई क्वेश्चन करूं या फिर सारे पॉइंट्स बताऊं, चलो मैं पहले क्वेश्चन करता हूं फिर बाकी के पॉइंट्स बताता हूं। पहले मैं इसको ले जाकर क्वेश्चन पर आ गया। जैसे आपसे किसी ने पूछा, जैसे आपने किसी ने आपसे पूछा कि भैया 49 ग्राम H2SO4 दे रखा है, तो बताओ इसके मोल कितने होंगे, आप मोल में बताओ, मुझे ग्राम से मतलब फिलहाल नहीं है। तो कोई कहेगा कि सर ये बताइए किसमें भार कौन सा होता है, तो बेटा जो ग्राम या किलोग्राम में दिया होगा वो इसका क्या होता है, भार, यानी कि W, ठीक है। और जो फॉर्मूले से आप निकालते हो, फॉर्मूले से आप क्या निकालोगे, अणु भार यानी कि M, फॉर्मूले से क्या निकालोगे आप, अणु भार यानी कि M, ठीक। तो बच्चे कहेंगे सर W तो हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, W तो हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, तो W कितना सीधा सीधा दिखाई दे रहा है भैया, 49 दिखाई दे रहा है, 49, एक सेकेंड, कितना दिखाई दे रहा है 49, तो चलो जी 49 रख दिया। और M कैसे निकालेंगे, 2 + 32 + 64, तो इसका अणु भार कितना होगा, 98 होगा। अगर आप इसका मोल निकालोगे तो मोल इज इक्वल टू भार बटे अणु भार, यानी कि सीधा सीधा 49/98। इतना लिखने की जरूरत ना पड़े तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5 मोल। इसको छोटे एन से दिखाते हैं, 0.5 मोल, बस इतना सा करना है। अब आगे आपको ना लिखना पड़े, आप उंगलियों पर निकाल कर बताएं, आगे आपको ना लिखना पड़े। I want you to find this conceptual moles by your fingertips, ठीक। चलिए अगला देखेंगे, ऑन योर fingertips, बताना मुझे सरकार 80 ग्राम कास्टिक सोडा के मोल बताना जरा मुझे, 80 ग्राम कास्टिक सोडा के मोल बता दो जल्दी से, देखते हैं कितने बच्चे तुरंत उंगलियों पर करके बताएंगे, तुरंत, हैंड टू हैंड, हैंड टू हैंड। और सभी बच्चों को आना है, सभी बच्चे लगातार दम लगाकर काम करेंगे तो दम लगाकर क्लियर होगा, ठीक है। आपके साथ मेहनत में हमारी 1% कमी नहीं होगी, 1%। दिन रात एक हम करें, दिन रात एक आप करो, और दिन रात सफलता तुम्हारे घर की तरफ बढ़े, तुम्हारे द्वार की तरफ बढ़े। और कौन कहता है कि सिर्फ बहुत मोटी फीस देकर या एसी में बैठकर ही नीट क्रैक होता है, नहीं नहीं नहीं, एक घर में बैठकर, एक पंखे के नीचे बैठकर, एक पेड़ के नीचे बैठकर भी नीट क्रैक करवाएंगे, लेकिन दम आपको लगाना पड़ेगा। तो आप देख लो, यह है भार 80, और इसका कितना निकालेंगे अणु भार, नीचे फॉर्मूले वाला 40, तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 मोल। चलिए
पहले इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो कि जी इसके मोल कैसे आ गए, ये मोल कैसे आ गए। चलो जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जल्दी से बताओगे। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मेरे पास 0.2 मोल, 0.2 मोल मेरे पास ग्लूकोज है, 0.2 मोल ग्लूकोज है। बताना कितने ग्राम आप ग्लूकोज लेना चाह रहे हो, इसका जरा मुझे भार बताओगे। अब बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, जबकि कुछ है नहीं, फॉर्मूले में साफ साफ पता है, मोल बराबर भार बटे अणु भार। जी बेटा, ये केमिस्ट्री है। जो नीट वाले बच्चे हो तो करेंगे करेंगे। अब जिनको लगता है कि हम केमिस्ट्री अपनी अच्छी करना चाहते हैं, बेसिक अच्छी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल एंटर कर सकते हो। लेकिन जिनके पास मैथ है और बायो नहीं है, वो ये वाला बैच मत लेना, ठीक है, क्योंकि नीट वाले बच्चों के लिए सिर्फ बायोलॉजी वाला कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कितने ग्राम निकाल कर लाओगे, तो देखो मोल कितने दे रखे हैं, 0.2। हमें निकालना है भार, और इसका अणु भार कितना होगा ग्लूकोज का, 12 प्लस 12 16 96, तो कितना जाएगा 180। 180 में इसकी गुणा करोगे तो कितना जाएगा, 18 दूनी 36, कितना जाएगा 36 ग्राम। लो जी, कौन सी आफत आ रही है। अच्छा, यानी कि मोल से हम क्वांटिटी पता लगा सकते हैं। जी सरकार, लो बताओ, कोई दिक्कत यहां से मोल तक निकालने में, इस मोल के कंसेप्ट को करने में। जी अरमान खान बेटा, देखो कोई सा भी आप टाइम रखोगे, कोई ना कोई तो 2-3 क्लास क्लैश होगी। तो जो आप टाइम है वो अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लीजिए। जो लाइव चलेगी तो लाइव के 1 घंटे बाद ले लेना, रात में वो क्लास ले लेना, उस हिसाब से कर लो, ठीक है। क्योंकि कोई ना कोई तो क्लास क्लास होगी, कोई पूरे 12 घंटे होते हैं हमारे पास, 12 घंटे में 2-3 क्लास तो भिड़ेगी, बायोलॉजी की या फिजिक्स की या 12th के साथ। तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। भार कैसा आया, मोल बराबर भार बटे अणु भार। भार निकालना है, मोल कितना दे रखा है 0.2, अणु भार कितना हो गया इसका 180, तिरछी गुणा कर दो, भार निकल कर आ जाएगा, ठीक है सरकार। चलिए अब मैं आगे के पॉइंट्स पर बढ़ता हूं। अच्छा, तो मोल हमें निकालना आ गया। क्या होगा, कई मोल के साथ किसी साइंटिस्ट को जोड़ दें। मोल के साथ एक साइंटिस्ट का नाम बहुत लिया जाता है, कोई बता सकता है उस साइंटिस्ट का नाम। बहुत सुंदर साइंटिस्ट, बाय फेस नहीं, मन से। बहुत सुंदर साइंटिस्ट का नाम जोड़ा जाता है मोल के साथ, और उनका नाम कोई बता दे तो मैं थोड़ा सा खुशी महसूस करूं। ये रहे, और इनका नाम था, देख लो भैया, उलझा सिम सिम, ये एवोगैद्रो। आवोगाद्रो, हिंदी में आवोगाद्रो बोलते हैं, इंग्लिश में एवोगैड्रोस बोलते हैं, एवोगैड्रोस, ठीक है, अमेजियो एवोगैड्रोस। तो आवोगाद्रो का नाम जोड़ा गया। अब मोल से इनका क्या मतलब था, मोल से इनका क्या मतलब था, मोल से एक मतलब था इनका, इन्होंने कहा देखो आप मोल से ग्राम वगैरह निकाल लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मोल से, आप मोल से, और देखो ये जो मैं बेसिक ये पढ़ा रहा हूं ना, ये फिर से आपके अंदर से जो चैप्टर्स होंगे ना वो फिर से रिफ्रेशमेंट में आएंगे। ये मैं बेसिक बता रहा हूं जिससे कि आपको कहीं भी क्वेश्चन करते वक्त दिक्कत ना हो। तो आवोगाद्रो जो थे, उन्होंने कहा मैं एक नंबर देता हूं जिसको आवोगाद्रो संख्या बोलते हैं। आवोगाद्रो संख्या से आप मोल के अंदर जितने मोल दिए होंगे उसके परमाणु निकाल सकते हो, अणु निकाल सकते हो, एसटीपी पर गैस का आयतन निकाल सकते हो, ठीक। लेकिन आवोगाद्रो में एसटीपी वाली बात नहीं करी गई, गैस के आयतन वाली। उन्होंने कहा कि सिर्फ परमाणु और अणु की आप बात करोगे, एसटीपी वाला गैस का आयतन अलग है। तो इन्होंने एक नंबर दिया, एक संख्या दी, जिसको हम आवोगाद्रो संख्या बोलते हैं, आवोगाद्रो संख्या, ठीक है। और ये आवोगाद्रो संख्या काम आती थी क्रिस्टल के घनत्व निकालने में भी। तो ये संख्या कितनी थी, 6.022,
कुछ बुक्स में 6.023 होगी गुणा 10 की पावर 23, ये एक संख्या दी गई। इस संख्या के बराबर इन्होंने बोला कि एक मोल बराबर रख दो। ठीक है, तो अगर मैं ये रखता हूं तो क्या लिखूंगा, तीसरे नंबर का पॉइंट लिखूंगा, एक मोल परमाणु अगर कहीं लिखा हो, यानी कि एक मोल परमाणु आपसे पूछे तो एक मोल परमाणु में कितने परमाणु होंगे, तो अवोगाद्रो ने कहा न रख दो मेरा नंबर, काहे परेशान हो रहे हो। तो एक मोल जहां भी आ जाए उसमें परमाणु कितने होंगे, 6.022 गुणा 10 की पावर 23 परमाणु। अच्छा, यानी कि परमाणु और अणुओं के लिए अवोगाद्रो ने काम करना शुरू कर दिया। और अवोगाद्रो का एक नियम भी है जो आप ऐप के अंदर पढ़ोगे, बैच के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, फिर कहा एक मोल अणु बताना जरा। फिर किसी ने कहा परमाणु तो चलो हो गया, अणु बता दो। एक मोल अणु की अगर मैं बात करूं इकलौते एक की, तो एक मोल परमाणु इक्वल टू Na, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, वही हो जाएंगे। ये तो सेम है सर, हाँ जी, मैंने कब कहा अलग है। 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 अणु। अच्छा, यानी कि अवोगाद्रो संख्या के बराबर एक मोल की अगर हम बात करें। ठीक है, अच्छा ये वाली बात क्लियर है। फिर बात आती है जी सरकार गैस का लीटर बता दो, अगर मोल दे रखा हो और गैस के लीटर की बात करें तो कैसे होगा। यानी कि ये मोल क्लियर है, ये वाला मोल क्लियर है, ये तो सीधा सीधा संख्या के बराबर है। तो अगर कोई कहे एसटीपी पर, एसटीपी पर, इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन बना है नीट से। एसटीपी क्या है अभी मैं बताऊंगा। एसटीपी पर एक मोल कोई गैस दे रखी है, ध्यान रखना ये सिर्फ गैस के लिए है। एक मोल कोई गैस दे रखी है तो उसका एक फिक्स आयतन दे रखा है, यानी कि एक फिक्स लीटर होता है। वो कितना होता है, इसका 22.4 लीटर गैस होती है। 22.4 लीटर गैस का आयतन होता है। एसटीपी की अगर फुल फॉर्म पूछे और एसटीपी क्या होता है तो ये बेसिक का कॉन्सेप्ट ये जरूर कवर करें। एसटीपी की अगर मैं बात करूंगा तो इसको कहते हैं, एस का मतलब स्टैंडर्ड, एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक, जितना आप इसको मानक मानकर काम कर रहे हो। अभी मैं बताता हूं इसके बारे में। टी को यहां कहते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर को कहते हैं ताप। ठीक है, फुल फॉर्म में यहां दिक्कत होती है क्योंकि बच्चे इसको हिंदी में याद करना चाहते हैं, तो आप इसको जरूर देखें। पी का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रेशर, और प्रेशर को कहते हैं यहां पर हम हिंदी में दाब। ठीक, क्या ये फिक्स होते हैं गैस के लिए एसटीपी पर, हाँ जी फिक्स होते हैं। चलो एक बात मुझे बताओ, आप कितने डिग्री सेल्सियस पर अच्छा महसूस करते हो। लेट्स गो ऑन द टॉपिक ऑफ बेसिक इफ यू वांट टू क्रैक द नीट इजली। अगर आप नीट को अच्छी तरीके से निचोड़ना चाहते हैं तो बेसिक निचोड़ दो और परिभाषाओं को रटना छोड़ दो, पूरा पैसेज को रटना छोड़ दो। ये पॉइंट टू पॉइंट कवर करें, जितना आप पॉइंट से पॉइंट कवर करोगे, जितना शॉर्ट में करोगे, जितना ट्रिक्स लगाओगे, उतना ही ज्यादा ये बेहतर होता चला जाएगा। अरमान खान बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी। अब मुझे बताओ 25 डिग्री सेल्सियस पर हमें अच्छा महसूस होता है, तो इंसान के लिए मानक क्या है। मानक का मतलब है जिस पे अच्छा महसूस हो, ऑप्टिमाइज्ड यानी कि ऑप्टिमम, अनुकूलता अगर नजर आए। मैं एसी चलाता हूं, एसी चलाने पे मैंने 25 डिग्री सेल्सियस किया, दिखाना स्टीमर से रिमोट, ये देखो, ये दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, 25 है ये, 25 एसी। अब एसी को लोग कितना कर देते हैं, उसको टुक 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 करके 16 कर देंगे। लो जी 16 कर दिया मैंने। अब 16 पे मुझे ठंड लगने लगेगी, अरे यार ठंड सी लग रही है, बड़ा वैसा हो रहा है, तो मैं क्या करता हूं 25 करता हूं। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, मानक हो गया मैं, मतलब मुझे ना तो बहुत ठंड लग रही है ना मुझे गर्मी लग रही है, तो एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। लेकिन क्या गैस का जो मानक है क्या वो इंसान के जैसा है। इंसान के जैसा गैस का मानक नहीं होता, गैस अलग है इंसान अलग है। इंसान 25 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहा है, उसका प्रेशर भी अलग रहेगा। इंसान सरवाइव करेगा ना, गैस तो कहीं भी सरवाइव कर ले, हवा में चली जाए, कहीं भी पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाए, इंसान पानी के अंदर बैठा तो मर जाएगा, है ना।
तो ये वाली बात है, अगर 100 डिग्री सेल्सियस कर दोगे इंसान कब का भुन भुना के खत्म हो जाएगा। गैस, कुछ गैस होती है सर्वाइव कर लेंगी 100 डिग्री सेल्सियस पर भी। तो गैस का मानक टेम्परेचर प्रेशर अलग होता है, इंसान का और मशीन का अलग होता है। इंसान का और मशीन का लगभग लगभग एक जैसा होता है, लेकिन जो गैस होती है उसका अलग होता है। तो गैस के लिए जी कितना ताप और कितना प्रेशर लिया जाता है। तो अगर आप मानक की बात करोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस की बात करी जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273.15 केल्विन। 273.15 केल्विन। आप इन दोनों में से कोई सा पॉइंट कर सकते हो। 0.15 नहीं लेते तो 273 लेकर आप काम कर सकते हो। 0 डिग्री सेल्सियस या 273, तो गैस को लगता है बढ़िया है 0 डिग्री सेल्सियस, मजा ही मजा है, क्या फर्क पड़ रहा है मुझ पर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक, ओके। प्रेशर कितना होगा, अब हम जितना प्रेशर झेल सकते हैं, गैसों का प्रेशर लेवल अलग अलग होता है। जैसे क्रिटिकल प्रेशर्स भी होते हैं जिस पर कोई गैस लिक्विड बन जाती है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये लेते हैं हम 1 बार। 1 बार, बार क्या होता है, दाब की इकाई होती है। दाब की इकाई होती है, जैसे 1 बार हो गया, एटीएम हो गया, है ना, दाब की इकाई यूनिट, बार, एटीएम, एमएमएचजी, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सारी प्रेशर की यूनिट होती हैं। तो आप जब भी एसटीपी की बात करें तो प्यारे बच्चे इसकी बात जरूर करना। गैस के लिए, इंसान के लिए अब आपको पता चल गया होगा। तो मुझे कमेंट करके बताना इंसान के लिए हम स्टैंडर्ड प्रेशर कितना रखते हैं और आपके ब्लड का प्रेशर कितना होता है। फिर मैं आगे बताऊंगा, फिर मोल्स पे काम करूंगा। तो ये हमारे पॉइंट्स क्लियर हुए, कहानी क्लियर है। ओके जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ये सारे बात आपने दिमाग में रखी और मैं आपसे क्वेश्चन करवाने लगा बेसिक का। मैंने कहा जी एक नीट में क्वेश्चन आया, जरा करके बताना। आप कहोगे जी बताओ कौन सा करेंगे क्वेश्चन। मैंने कहा कि जो Na2CO3 मैंने ले रखा है, कितना, 2 मोल मैंने लिया है, 2 मोल Na2CO3। ठीक, एक फॉर्मूला पूरा एक अणु माना जाता है, ध्यान रखना। ओके, अच्छा ब्लड प्रेशर बता दिया आपने अंदर का। ओके, नीचे वाला 80 होता है और ऊपर वाला 120 होता है। तो ब्लड प्रेशर को जो 80 और 120 होता है, बता सकते हो उसको कौन सी यूनिट में मापा जाता है। ए डॉक्टर uses a machine to calculate, to find out the blood pressure of the human body. The machine is called sphygmomanometer. उस मशीन को स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। वही पुश 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 पुश, एक वो कपड़ा सा लगा देते हैं, देखें, एक वो कपड़ा सा बांध देते हैं ऐसे, और वो लेकर पुश 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 करते रहते हैं। अच्छा, फिर वो आला लेकर वो चेक करते रहते हैं। ओके ठीक है, ठीक है, ओके ठीक, 80 80, हाँ ठीक है, तुम्हारा 80 तो फिक्स आते नहीं किसी का। फिर दूसरा वाला लेवल देखेंगे, 120, 120 आता किसी का नहीं, 122, 125, 126 ऐसे आते हैं। तो ये चेक करते हैं लोअर और अपर ब्लड प्रेशर। अब एक सोच के देखना, चलो पहले इस क्वेश्चन को अभी करेंगे, पहले इसको बता दूं। अब ये इंसान है, ठीक है, मैं प्रेशर बता दूं, जब प्रेशर की यूनिट की बात चल रही है तो। अब क्या करा, इसको ना मशीन लगा दी और ऐसे फुसफुस कर दिया। यहां पर जो पारा है वो ऊपर नीचे बढ़ता है, तो नीचे वाला 80 होता है और ऊपर वाला 120 होता है स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर। इसको किस में नापते हैं, एमएमएचजी, मिलीमीटर मरकरी, यानी कि 120 मिलीमीटर मरकरी ऊपर की तरफ गई होगी। एक बात बताओ, अगर अंदर का प्रेशर मान लीजिए 120 एमएमएचजी है, ठीक, और बाहर का प्रेशर बताना जरा सरकार, और अगर बाहर का प्रेशर मैं घटाकर 50 एमएमएचजी कर दूं तो बताना इंसान की हालत कैसी होगी। अभी प्रेशर की बात कर लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे मोल पर। बड़े आराम से बताओ, प्रेशर प्रेशर का ही खेल है, और ये आप आगे चलकर करोगे भी, जब डॉक्टर्स बनोगे ना तो उसमें देखोगे। ऐसी जगह मत जाना जहां पर प्रेशर कम हो, ऐसी जगह जाना जहां प्रेशर ज्यादा हो, एरोप्लेन में मत बैठना, आपको सलाह देनी पड़ेगी। झील के अंदर मत कूदना, गोताखोरी मत करना, है ना, ये आप कहोगे। बाहर का प्रेशर, द आउटर प्रेशर इज डिक्रीज्ड टू 50 mmHg and the internal pressure of the human body is 120 mmHg.
आपका प्रेशर 120 है अंदर का, बाहर का प्रेशर घट के 50 mmHg हो गया, तो क्या दिक्कत होगी बताना, सोच के बताओ, थोड़ा सा आइडिया लगाओ फिर बताते हैं। बीपी लो हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा, सोच के देखो, नसें फटने को तैयार हो जाएंगी। जो नसों के अंदर जो खून होगा ना, वो खून लो प्रेशर की तरफ भागेगा, यानी जो हमारे बॉडी के अंदर का जो खून है वो किस तरफ भागेगा, बाहर की तरफ भागेगा। तो सर की नसें फटनी शुरू हो जाएंगी, जो आर्टरीज हैं वो फटनी शुरू हो जाएंगी, वो खून बाहर की तरफ भागना शुरू होगा, जहां जहां आंखों से कान से, तो ये बाहर की तरफ भागना शुरू होगा। तो जिसका ब्लड प्रेशर होता है उसके बाहर का प्रेशर कम नहीं रखा जाता है, बाहर का प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा अंदर के प्रेशर से, जिससे कि खून अंदर ही रहे, बाहर ना आए। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए, तो 2 मोल Na2CO3 के अणु की संख्या कितनी होगी, के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी होगी। पहली बात, एक चीज और मैं बता दूं, एक फॉर्मूला पूरा एक अणु, एक फॉर्मूला पूरा एक अणु। ठीक, चलिए अब जरा बता, बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, जब भी अणु की संख्या निकालनी हो मोल के साथ आवोगाद्रो नंबर की मल्टीप्लाई कर दो बस। कभी भी अणु निकालना हो, कभी भी अणु निकालना हो, मोल के साथ आवोगाद्रो नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमाणु निकालते वक्त हमें नंबर देखने पड़ते हैं फॉर्मूले के, परमाणु निकालते वक्त हमें फॉर्मूले के नंबर देने पड़ते हैं। जी ओके, तो क्या होगा, 2 × 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 12.044 गुणा 10⁻23 अणु, 23 अणु। ठीक है, अच्छा अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछूं तो मैं, अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछूं तो मुझे बताइए, 0.5 मोल, 0.5 मोल P4 आपको दे रखा है, 0.5 मोल P4 आपको दे रखा है, मुझे इसमें कितने अणु नजर आ रहे हैं। फास्फोरस खेतों में डाला होगा बच्चों ने, इसमें कितने अणुओं की संख्या आपको नजर आ रही है। ठीक है, और फिर मैं कल ऐप पर मैं बता दूंगा किस किस तरीके से आपको मिलेगा, क्योंकि 3 डेमो तो आपको बेसिक मिले हैं, और उसके बाद फिर आप सोच रहे हैं कि मोल्स को हम बाद में नहीं पढ़ाएंगे, तो बेटा ये फिर डिवाइड होकर फिर वही चैप्टर्स वाइज कंप्लीट होंगे। ठीक, तो देखिए, अणु की संख्या निकालते वक्त कभी भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ मोल्स में आवोगाद्रो नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 0.5 और 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, दैट विल बी 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि अणु हो गए हैं, इतनी अणुओं की संख्या हो गई है। बिल्कुल सिंपल, लेकिन परमाणु की संख्या में सोचना पड़ेगा, परमाणु की संख्या में उन नंबर्स को देखना पड़ता है जिनका परमाणु आपने पूछा है। जैसे अगर मैं इसकी जगह परमाणु की संख्या पूछ लेता तो 4 से गुणा और करनी पड़ती, क्योंकि इसके फॉर्मूले में 4 और दे रखा है। चलो एक क्वेश्चन करके देख लें। ठीक, उसके बाद राम सर अपने परमाणु के कंसेप्ट को बताएंगे, अपने का मतलब सबके परमाणु के कंसेप्ट को बताएंगे। ठीक है, और एक चीज मैं और बता दूं आपको, देखिए जो राम शर्मा सर हैं वो ऐप में नीट का जो 11th पोर्शन होता है, पूरा का पूरा वो 11th पोर्शन कवर करेंगे, तो उसमें वो फिर से स्टार्ट करेंगे, जैसे जो मोल्स वगैरह हमने बेसिक्स बताए हैं ना, ये जो अणु भार वगैरह, वो पूरा का पूरा उसमें है ना, क्वेश्चंस के साथ साथ, डीपीपी के साथ साथ। ठीक है, और मैं आपको 12 पोर्शंस कवर करवाऊंगा, यानी कि अगर जो कल वाली जो क्लास होगी वो मेरी इस वाले चैप्टर से शुरू होगी, विलियन, ठीक है, सॉल्यूशन वाले से, और जो सर की क्लास शुरू होगी वो आपकी स्टार्टिंग वही रासायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा है, उसमें जो पहले नियम होंगे जो भी होंगे वो सर आपको अच्छे से कवर करवाएंगे। ठीक है, तो सर की क्लास का टाइम मैंने आपको पहले ही बता दिया था,
ये रहा 10:30 बजे, 10:30, 10:30 है ना राम सर। और मेरी क्लास का जो टाइम है वो 8 PM, केमिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम कवर करेंगे, ठीक है जी। ओके जी, तो एक क्वेश्चन जरा मैं इसी पर ही एक बनाता हूं और आप इसको जरूर बताना। मैंने पूछा 0.5 या कुछ और दे देता हूं, 0.1 मोल P4 में P के परमाणुओं की संख्या, यानी कि फास्फोरस के परमाणुओं की संख्या क्या होगी? परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो अगर कोई बच्चा इसका आंसर बता सके तो एक बार जरूर बताएं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। किसी के परमाणु की संख्या पूछे तो फॉर्मूले के नंबर जरूर देख लेना। जैसे इसमें ऑक्सीजन पूछ लेता तो 3 से गुणा कर देते, सोडियम पूछ लेता तो 2 से गुणा कर देते। इसमें पी के परमाणु की अणु पूछ लेते तो सीधा सीधा है अवोगाद्रोस नंबर मल्टीप्लाई मोल्स। इसमें परमाणु की, फास्फोरस के परमाणु पूछे तो सारा कंसेप्ट वही होगा, लेकिन 4 मल्टीपल और होगा बस। तो ये डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 0.1 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 और मल्टीप्लाई 4, ये कितना हो जाएगा? 0.4, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। आप चाहो तो पॉइंट हटाकर यहां 22 कर लो और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आंसर आ जाएगा? ये 8, ये 8, ये 0 और ये पॉइंट और ये 24 मल्टीप्लाई 10⁻22 परमाणु निकल कर आ जाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। हाँ, पावर चेंज कर दी मैंने। अगर 23 रखोगे तो उसको हिसाब से फिर यहां पर अलग शिफ्टिंग करनी पड़ेगी आपको जी। ग्रुप पर टाइम टेबल बिल्कुल डलवा देंगे। और बताओ सरकार क्या करना है, एक बार फिर से देख लीजिए भैया। बैच एक्सटेंड हो चुका है 15 जून तक। बैच एक्सटेंड का मतलब ये ऑफर, ये ऑफर खत्म हो जाएगा 15 जून को। उसके बाद फिर 1199 का मिलेगा। तो आपको जो चाहिए वो बिल्कुल आपके सामने अवेलेबल है। कैसे बैच लेना बिल्कुल मैंने बता दिया। रोजगार विधन की ऐप को डाउनलोड करके ट्यूशन सेलेक्ट कर लो, पेड क्लास में जाकर ऑल कोर्स में जाकर नीट देख लेना। डोंट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड दैट इज NEET20। इसको मत भूल जाना, कहीं बाद में मुझसे कहो गुरुजी क्या करवा दिए। ठीक है, टाइम टेबल एक बार फिर से देख लीजिए। केमिस्ट्री 10:30 बजे राम सर पार्ट 1 11th का पूरा पोर्शन केस सीरीज में चलेंगे। केमिस्ट्री 8 बजे रात में, तो केमिस्ट्री का हिसाब क्लियर हो गया। अभी फिजिक्स की एक क्लास और बायो की एक क्लास चलेगी और कमिंग सून आपका पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए फिजिक्स और बायो है। ठीक, अच्छा जी। तो नीट टाइम टेबल ऑन RW ऐप, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए एक बार सभी प्यारे बच्चे। और अब बुला लेते हैं राम सर को। कल से हम अपने ऐप पर अपने अपने दिशा में चलेंगे। राम सर आज बेसिक डेमो 3 कराकर फिर उसके बाद ऐप पर आपसे मिलेंगे। चलिए, तो राम सर प्लीज आ जाइए। ओके, और एक दो बात और बता दें तो प्यारे बच्चे, यूट्यूब पर जो होता है, देखिए यूट्यूब पर ज्यादातर कमेंट्स हमें मिलती है लाइव जैसे रहती है। ऐप पर बच्चों को कमेंट्स, सिर्फ आपकी कमेंट्स हमें ही दिखाई देगी। तो इसलिए कभी भी परेशान मत होना जी कमेंट्स दूसरे बच्चे की नहीं दिखाई दे रही है ऐसे। तो ऐप पर कोई डिस्टरबेंस नहीं है। ऐप पर फ्लो में क्लास रहेगी, आपकी लगातार क्लास रहेगी, आपको DPP मिलती रहेगी, आपको वर्कशीट मिलती रहेगी। उसके लिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना आप। ठीक है सरकार, चलिए तो मिलते हैं आपसे अब ऐप पर कल अपने इस वाले टाइम टेबल के साथ। तो राम सर प्लीज आप कैरी ऑन। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं राम शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं RWA ट्यूशन क्लासेस पर। तो सभी लोग बताइएगा क्या मेरी आवाज साउंड बिल्कुल क्लियर है। राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नेटवर्क इश्यू मेरी तरफ से तो शायद नहीं है। हाँ बिल्कुल क्लियर है, भैया बता रहे हैं बिल्कुल क्लियर है नेटवर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपना नेटवर्क एक बार से रिफ्रेश कर लीजिए। चलिए, तो बिना समय खराब किए शुरुआत करते हैं आज के थर्ड डेमो क्लास की। पहले मैं आपको कल वाली क्लास को थोड़ा सा रिकॉल करा देना चाहूंगा। थोड़ा सा कल वाली क्लास को रिवाइज कर लेते हैं, एक जरा सा शॉर्ट ले लेते हैं कल वाली क्लास का। तो कल हमने बात शुरू की थी एनोड किरणों से। कहां से? एनोड किरणों से। एनोड किरणों के गुणों के बारे में हमने कल बात की थी, एक छोटा सा रिवीजन लिया था। कैथोड
सॉरी, हाँ, कैथोड किरणों के गुणों के बारे में, कैथोड किरणों की प्रकृति के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, उसके बाद हाँ स्लो चलेंगे, चिंता मत कीजिए, स्लो चलेंगे, राधे राधे। ठीक है, चलिए निश्चिंत रहिए, स्लो चलेंगे, बहुत ज्यादा तेज हम नहीं चलेंगे, बस आप ध्यान से देखते जाइएगा और समझ में आए तो थंब इम्प्रेशन, ठीक है, अपनी इमोजीज, ठीक है, और अगर नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो कैथोड किरणों की प्रकृति कण होती है, मैंने आपको बताया था कण क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये सब बता दिया था। दाब उत्पन्न करते हैं, E/m इनका नियत होता है, परिवर्ती नहीं होता है। उसके बाद हमने किस तरह से ये दाब उत्पन्न करते हैं इसके बारे में हमने लिखा था। ठीक है, फिर हमने कल बात शुरू की थी प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज हमने कर ली थी, क्रुक्स नलिका से ही प्रोटॉन की भी खोज हुई थी, और प्रोटॉन की खोज में किसका रोल था, एनोड किरणों का रोल था। किसका रोल था, एनोड किरणों। एनोड किरणों को हम धन किरणें भी कहते हैं और कैनाल किरणें भी कहते हैं, ये भी मैंने आपको कल बताया था। और एनोड किरणें किस पर निर्भर करती हैं, जो कूलिज नलिका में गैस भरी गई है इसके ऊपर निर्भर करती हैं, जबकि कैथोड किरणें गैस के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं। फिर मैंने आपको बताया कि एनोड किरणों से जब प्रोटॉन निकाला गया तो कैसे निकाला गया, अगर हमने कूलिज नलिका में भरी हाइड्रोजन गैस, क्या भरी, कूलिज नलिका में भरी हमने हाइड्रोजन गैस, तो जो हमें कण मिला वो क्या मिला, H+ मिला, और इसी को कहा था हमारे रदरफोर्ड ने प्रोटॉन। क्या कह दिया था हमारे रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन कह दिया था। ठीक है, ये सारी बातें हमारी कल डिस्कस हो चुकी थी। ठीक है, गैस बदल दी जाए तो एनोड किरणों, गैस बदल दी जाए तो एनोड किरणें परिवर्तित हो जाएंगी, नियत रहेंगी तो परिवर्तित हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, परिवर्तित हो जाएंगी। ये भी मैंने कल आपको बताया था, क्योंकि एनोड किरणें किस पर निर्भर कर रही हैं, गैस पर निर्भर कर रही हैं। किस पर निर्भर कर रही हैं, गैस पर निर्भर कर रही हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1 को हम प्रोटियम कहते हैं, क्योंकि इसी से तो प्रोटॉन का निर्माण होता है। 1H2 को हम ड्यूटीरियम कहते हैं, इसे भारी जल में इस्तेमाल करते हैं। आपने शायद पढ़ा होगा, भारी जल का सूत्र हम लिखते हैं D2O। क्या लिखते हैं हम, D2O। इसमें ये D क्या है, इसमें ये D ड्यूटीरियम है, हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है। चलिए आगे बात करें, तो मैंने आपको लिखा था हाइड्रोजन कण को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। हाइड्रोजन कण ही प्रोटॉन कहलाता है। उसके बाद एनोड किरणों के गुणों के बारे में बात की, धनात्मक होती हैं, एनोड से निकलती हैं, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। क्यों विक्षेपित हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर होता है आवेश। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर होता है आवेश, आवेश के कारण ये विक्षेपित हो जाती हैं, सीधी रेखा में चलती है। कैसे पता चला, क्योंकि ये मार्ग में आने वाली वस्तु की छाया बना देती हैं, तो इसका मतलब ये सीधी रेखा में चलती हैं। दाब उत्पन्न करती हैं, कैसे पता चला दाब उत्पन्न करती हैं, क्योंकि जब हमने इनके रास्ते में एक माइका का चक्र रख दिया तो इन्होंने उस चक्र को घुमा दिया, और चक्र तो तभी घूमेगा जब उसके ऊपर दाब पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर ये दाब उत्पन्न करती हैं। उसके बाद मैंने आपसे पूछा इनका E/m नियत होगा या नहीं होगा, तो इनका E/m नियत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये गैस के ऊपर निर्भर करती हैं, और जो गैस भरी जाएगी उसका मास अलग होगा, उसका द्रव्यमान अलग होगा, तो निश्चित तौर पर इनका E/m कांस्टेंट नहीं होगा। इसे मैंने 5 स्टार भी बताया था आपको, क्लियर। चमक या रंग इनका नियत होगा या नहीं होगा, नहीं होगा इनका नियत। क्यों, क्योंकि गैस पर निर्भर कर रही है, जो पार्टिकल होगा उस पार्टिकल के अनुसार चमक अलग रंग से प्राप्त होगी। समझ में आए तो उसे बाद में बिल्कुल पूछ सकते हैं रूही जी, जो भी आपको समझ में ना आए आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, विनोद यादव जी, मेरा नाम राम शर्मा है, मेरा नाम राम शर्मा है, मेरा नाम राम शर्मा है। ठीक है, चलिए आगे। परमाणु के मॉडल के बारे में बात शुरू हुई, जब हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खोज लिए गए, हालांकि प्रोटॉन तो नहीं आया था तब तक, इलेक्ट्रॉन ही खोजा गया था, तो दिमाग में आया कि अब परमाणु कैसा होगा, क्योंकि पहले तो कह दिया कि परमाणु एक छोटा कण है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन बाद में पता चला कि परमाणु के अंदर तो कण है। अब परमाणु के अंदर अगर कण हैं तो फिर वो कण कैसे लगे हुए हैं, वो कण किस प्रकार व्यवस्थित हैं, इस व्यवस्था को समझाने के लिए शुरुआत हुई हमारे परमाणु प्रतिरूपों की, हमारे एटॉमिक मॉडल्स की। तो पहला एटॉमिक मॉडल लेकर आए हमारे थॉमसन। कौन लेकर आए, थॉमसन लेकर आए पहला एटॉमिक मॉडल। और थॉमसन कब लेकर आए थे पहला एटॉमिक मॉडल, ये लेकर आए थे 1904 में। कब लेकर आए थे, 1904 में। डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं, केवल एक नॉलेज के लिए, आपके इंटरेस्ट के लिए आप इसे लिख सकते हैं, लेकिन हालांकि एग्जाम में डेट नहीं पूछी जाती है। ठीक है, प्रगति चौरसिया जी, फिलहाल तो हम ग्रेटर नोएडा से हैं, बात करते हैं आगे अपने कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, चले नेक्स्ट। थॉमसन का परमाणु मॉडल, सबसे पहले तो थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन ने देखा
घूमते हुए रास्ते में कि तरबूज कटा हुआ रखा है, दिमाग में आया कि ऐसा ही तो एटम हो सकता है हमारा। कैसा कि उसका पूरा का पूरा लाल भाग किसी धनात्मक कण से बना होगा। हालांकि तब तक धनात्मक कण की खोज नहीं हुई थी, लेकिन हमारे थॉमसन ने यह अज्यूम कर लिया कि जब एक ऋणात्मक कण हमारे पास है इसमें और ओवरऑल हमारा परमाणु न्यूट्रल है, उदासीन है, तो इसका मतलब कोई धनात्मक कण भी होगा। धनात्मक कण भी होगा तभी तो न्यूट्रल है। अगर कोई धनात्मक कण ना हो तो फिर न्यूट्रल कैसे होता? फिर तो वो नेगेटिवली चार्ज होता, फिर तो वो ऋणात्मक होता है, ऋणावेशित ही होता। तो उन्होंने अज्यूम कर लिया था। खोजा नहीं गया था तब तक प्रोटॉन, प्रोटॉन भी खोजा नहीं गया था और न्यूट्रॉन भी खोजा नहीं गया था। बस उन्होंने अज्यूम कर लिया कि कोई ना कोई धनात्मक कण भी होगा। तो उन्होंने कह दिया जो लाल भाग बना हुआ है पूरा का पूरा वो किसी धनात्मक कण से बना हुआ है। और इस धनात्मक कण को बाद में खोज कर दिया गया प्रोटॉन। किसने? रदरफोर्ड ने दिया। किसने? रदरफोर्ड ने दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो बीज हैं बीच बीच में वो ऋणात्मक कण हैं, और ये तो खोज दिए थे किसने? हमारे थॉमसन ने तो खोजे थे। तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन बीच बीच में धसे हुए रहते हैं। इसी मॉडल को उन्होंने नाम दिया तरबूज मॉडल। क्या नाम दिया उन्होंने? तरबूज मॉडल। तरबूज मॉडल के साथ साथ उन्होंने एक नाम और दिया इसे, उन्होंने इसे कहा प्लम पुडिंग मॉडल। क्या कहा उन्होंने इसे? उन्होंने इसे कहा प्लम पुडिंग मॉडल। अब इसे प्लम पुडिंग क्यों कहा? क्योंकि क्रिश्चियंस में एक डिश, एक जो है मिठाई बनाई जाती है जो हमारे हमारे यहाँ पर घेवर जैसी होती है बिल्कुल, ठीक है। तो पूरा का पूरा वो मावे से बनी होती है और बीच बीच में उसमें प्लम धसा दिए जाते हैं। प्लम का मतलब आप जानते हैं बेर होता है। तो उन्होंने कहा जो प्लम होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा और जो पुडिंग है पूरा का पूरा वो किसे शो करेगा? वो बताएगा प्रोटॉन को। तो हम कह सकते हैं कि इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जा सकता है। ये नाम भी किसने दिया था? ये नाम भी हमारे थॉमसन ने ही दिया था, जे थॉमसन ने। ठीक है। यस वी आर फाइन विद यू एंड आई विल सेंड इट टू जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब इस मॉडल से जो सिद्ध हुआ, केवल एक ही बात सिद्ध हुई इस मॉडल से, और कोई बात सिद्ध नहीं हो सकी। ये मॉडल परमाणु के केवल एक ही प्रकृति को, परमाणु की केवल एक ही नेचर को समझा सका। किसे? परमाणु की उदासीनता को समझाया। किसे समझाया? परमाणु की उदासीनता को इसने समझाया। बाकी बातें ये नहीं समझा सका। तो क्या बातें ये नहीं समझा सका? कमियां क्या रही इसकी? क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां क्या थीं? तो कमियों में सबसे पहले इसने परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं समझाया। स्थायित्व को क्यों नहीं समझा सका? क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों नजदीक नजदीक हैं, और जब नजदीक नजदीक होंगे तो धनावेशित और ऋणावेशित कण आपस में चिपक जाएंगे और अस्तित्व खत्म हो जाएगा हमारे परमाणु का। और परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो गया तो फिर काहे का परमाणु? जबकि ऐसा तो नहीं होता है, परमाणु का अस्तित्व खत्म नहीं होता है। इसका मतलब इस मॉडल को अगर हम माने तो परमाणु अस्थाई है, जबकि परमाणु तो स्थायी होता है। तो इसका मतलब यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका। परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका। अब मैंने इसके दो ड्रॉबैक, दो कमियां आपसे होमवर्क में दी थी। कौन सी दो कमियां हैं? तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर किया था कमेंट सेक्शन में आफ्टर द क्लास। चलिए मैं इसकी बाकी दो कमियां भी लिख देता हूं जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। चलिए, तो अगली कमी क्या थी? इसकी अगली कमी थी स्पेक्ट्रम। क्या? स्पेक्ट्रम के निर्माण को नहीं समझा सका। किसके निर्माण को? स्पेक्ट्रम के निर्माण को नहीं समझा सका। स्पेक्ट्रम के निर्माण को नहीं समझा सका। अब ये स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो स्पेक्ट्रम बहुत आसान सी चीज है। जब हमारी विभिन्न प्रकार की रेखाएं एक पुंज बनाती हैं तो उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे एक छोटा सा स्पेक्ट्रम, एक बहुत ही सिंपल स्पेक्ट्रम आपने अपनी फिजिक्स में भी देखा था। एक स्पेक्ट्रम आपने फिजिक्स में भी देखा था। आप क्या करते थे? आप किसी प्रिज्म के ऊपर, किसके ऊपर? किसी प्रिज्म के ऊपर एक श्वेत प्रकाश की किरण गिराते थे, और ये श्वेत प्रकाश की किरण, ये श्वेत प्रकाश की किरण 7 रंगों में, ये श्वेत प्रकाश की किरण 7 रंगों में टूट जाती थी। ये श्वेत प्रकाश की किरण 7 रंगों में
टूट जाती थी या नहीं। और इन्हीं 7 रंगों की जो एक सीरीज होती है, जो श्रृंखला होती है, जो एक कह सकते हो कि पूरा इसकी व्यवस्था होती है, इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये सबसे साधारण स्पेक्ट्रम आपने श्वेत प्रकाश का पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है। जो रेनबो होता है, बात बिल्कुल सही है, ये भी स्पेक्ट्रम होता है। इसी तरह से हमारे परमाणु के भी स्पेक्ट्रम बनते हैं। जैसे हम आगे जाकर पढ़ेंगे लाइमन सीरीज, बामन सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज, हम्फ्री सीरीज, इस तरह की हम श्रेणियां पढ़ेंगे। शायद आपने कभी ने पढ़ा भी होगा अपने 11th 12th के सेक्शन में। आपने 11th में जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, परमाणु संरचना पढ़ी होगी, तो ये सीरीज, ये श्रेणियां भी आपने पढ़ूंगी। वो क्या होती हैं? स्पेक्ट्रम, परमाणु के स्पेक्ट्रम होते हैं। तो ये मॉडल परमाणु के स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका। क्या आपको ये बात समझ में आई? चलिए, ये दूसरा इसका ड्रॉबैक था, दूसरी इसकी कमी थी। तीसरी कमी क्या थी? तीसरी कमी क्या थी इस मॉडल की? यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की स्थिति नहीं समझा सका। नहीं समझा सका। चलिए, अब एक बात तो यहां से क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नजदीक नजदीक तो नहीं होंगे। पहले ही बात में क्लियर हो गई थी। कहां पर? यहां पर स्थायित्व तो नहीं जब समझाया गया था, तभी क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नजदीक नजदीक तो नहीं होंगे, जैसा कि इस मॉडल में दिखाया गया है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे कहां? इस बात को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये प्रतिरूप इस बात को सिद्ध नहीं कर पाया, तो फेल कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। इस मॉडल को लोगों ने कहा कि नहीं भाई, आप गलत कह रहे हो, ये मॉडल सही नहीं है। चलिए, क्या आपको मेरी आप ये बातें समझ में आई? ऑल ऑफ यू बताइए जल्दी से, फटाफट से थंब इंप्रेशन दे दीजिए। और जो भी इमोजीज आप अच्छे इस्तेमाल करते हैं अपने अनुसार, वो आप मुझे बता सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जब ये मॉडल फेल हो गया, तो फिर आया हमारा रदरफोर्ड का मॉडल। किसका आया? रदरफोर्ड का मॉडल। क्लियर है? बताइए फटाफट से। यूपीएससी एस्पिरेंट धीरज चौहान, धन्यवाद। अनीता पाल, यस, ओके सर, थोड़ा और समझाओ। समझ, ठीक है, और एक्सप्लेन कर देते हैं। आप शायद कल की क्लास में नहीं रही होंगी, इसीलिए आपको लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी तो केवल आज की क्लास में रिवीजन ही कराया है कल का। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल क्लियर, समझ आ गया, यस। तो अब जब हमारा थॉमसन का मॉडल लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया, लोगों ने कहा कि नहीं भाई ये गलत है, तो फिर आते हैं पिक्चर में रदरफोर्ड। कौन आते हैं? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड की एंट्री होती है पिक्चर में। रदरफोर्ड कहते हैं कि थॉमसन जी आप रहने दीजिए, आपसे न हो पाएगा, हम करके दिखाते हैं। तो थॉमसन ने परमाणु मॉडल बनाया, और परमाणु मॉडल थॉमसन ने ऐसे ही नहीं, सॉरी, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल बनाया, और रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल ऐसे ही नहीं बना दिया कि थॉमसन की तरह कटा हुआ कुछ देखा और बोले हाँ ठीक है ऐसा ही होगा। उन्होंने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने प्रॉपर एक प्रयोग किया, जिस प्रयोग को नाम दिया जाता है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। क्या नाम दिया जाता है? अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। क्या कहा जाता है? सबसे पहले तो आप इस प्रकीर्णन प्रयोग का नाम याद रखेंगे, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। क्लियर? तो ये अल्फा कण होता क्या है? ये अल्फा कण होता क्या है? तो ये अल्फा कण है, ये हीलियम+2 होता है। क्या होता है? हीलियम+2 होता है। आप जानते हैं हीलियम जो हमारा होता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, रिलीज कर देता है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो ये बन जाएगा हीलियम+2। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, अब इसके पास केवल प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं बचेंगे। तो इन्होंने क्या इस्तेमाल किया? हीलियम कण इस्तेमाल किया। क्या किया? हीलियम कण इस्तेमाल किया, जिसे आप अल्फा कण कहते हैं। अब इन्होंने क्या किया था हीलियम कण के साथ? तो कुछ इस तरह की इन्होंने व्यवस्था बनाई। ये एक्सपेरिमेंट का आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरह की उन्होंने व्यवस्था बनाई, एक कमरा बनाया, एक चैम्बर बनाया। इसमें उन्होंने यहां पर बीचों बीच एक गोल्ड की फॉइल लगाई। क्या लगाई? बीचों बीच एक गोल्ड की फॉइल लगाई, गोल्ड की पन्नी लगाई। क्या लगाई? गोल्ड की पन्नी लगाई। और इस गोल्ड फॉइल की थिकनेस, इसकी जो मोटाई थी, ये बहुत कम थी। कहा जाता है इसकी मोटाई 0.001 मिलीमीटर थी। कितनी थी?
0.001 मिलीमीटर, बहुत कम मोटाई थी। या फिर यह भी कहा जाता है कि इसकी मोटाई जो थी वो 1000 परमाणुओं के बराबर थी। किसके बराबर थी? 1000 परमाणुओं के बराबर। अच्छा, अब इन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों ली थी? कई बार बच्चों का ये भी डाउट होता है, ये भी उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है, कि गोल्ड फॉइल ही क्यों ली थी, गोल्ड या हमारे इस सोने की पतली पन्नी ही क्यों ली थी? इसका कारण ये होता है कि गोल्ड जो होता है हमारा, ये जो गोल्ड है, ये जो सोना है, ये हमारा सबसे अधिक मैलिएबल, मैलिएबल मतलब आघात वर्धनीय, हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा पतली पन्नी या पतले तार गोल्ड के ही बनाए जा सकते हैं। इससे ज्यादा पतली पन्नी किसी दूसरे मेटल की, किसी दूसरी धातु की नहीं बनाई जा सकती। इसीलिए उन्होंने गोल्ड का इस्तेमाल किया, इसीलिए उन्होंने इस सोने का इस्तेमाल किया कि सबसे पतली पन्नी इसकी बनाई जा सके। क्लियर? गोल्ड फॉइल इस्तेमाल कर दिया, अरेंज इस्तेमाल किया, अरेंज कर दिया बिल्कुल बीचों बीच। यहां सामने रखा रेडियम, क्या रखा? रेडियम का स्रोत। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या रखा था इन्होंने? इन्होंने रखा था रेडियम का स्रोत। रेडियम आप जानते हैं एक रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव मतलब एक रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जिससे बहुत सारे हमारे रेडिएशंस निकलते हैं। तो उन्होंने एक रेडियो एक्टिव पार्ट, रेडियो एक्टिव हमारा सोर्स यानी रेडियम रखा। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका इस्तेमाल किया था सोर्स के रूप में, या अल्फा कणों को निकालने के लिए किसका इस्तेमाल किया था? तो इस्तेमाल किया था रेडियम का। अब रेडियम से इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी शुरू की। क्या की? अल्फा कणों की बमबारी शुरू की। अल्फा कणों की बमबारी इन्होंने गोल्ड फॉइल पर शुरू की। अब हम ये जानते हैं कि अल्फा कण बहुत तेजी के साथ जा रहे हैं, बहुत तेजी के साथ, गोली की तरह, जैसे आप बुलेट फायर करते हैं ना गन से, कुछ इस तरह से जा रहे हैं। और हमारे जो ये रदरफोर्ड थे, ये सोच रहे थे कि अल्फा कण इतनी तेजी से जा रहे हैं, गोल्ड फॉइल बहुत पतली सी है, तो अल्फा कण सीधे जाएंगे और सामने जाकर टकरा जाएंगे। कहां टकरा जाएंगे? यहां सामने इस हिस्से में टकरा जाएंगे। जैसे जा रहे हैं, जैसे आप गोली मारें तो आप टारगेट पर मारेंगे तो सीधे टारगेट पर ही टकराएगी ना, इधर उधर थोड़ी चली जाएगी कि इधर उधर चली जाए, साइड वाइज साइड में नहीं जाएगी, सीधे टारगेट पर जाकर लगी। तो इन्हें यही लगा था कि सीधे टारगेट पर जाकर लगेगी। अब टारगेट पर जाकर लगेगी तो पता कैसे चलेगा कि यहां पर हमारा अल्फा कण लगा है, यहां पर हमारा अल्फा कण टकराया है? तो फिर इन्होंने ये जो हमारी दीवार है, ये जो स्क्रीन है, इस दीवार पर लेप दिया था इन्होंने जिंक सल्फाइड। क्या लेप दिया था इन्होंने? जिंक सल्फाइड। याद करो, मैंने जिंक सल्फाइड आपको पहले भी बताया था, याद करो, जिंक सल्फाइड मैंने आपको पहले भी बताया था। जिंक सल्फाइड, जो आपकी पुरानी टीवी आती थी ना पहले, जो पिक्चर ट्यूब वाली टीवी होती थी, उनमें जो काला भूरा पदार्थ लगा रहता था स्क्रीन के पीछे, वो जिंक सल्फाइड होता था, ठीक है। तो उन्होंने जिंक सल्फाइड लगा दिया। जिंक सल्फाइड लगाने से ये जो स्क्रीन है, ये जो पर्दा है, फ्लोरोसेंट बन गया। फ्लोरोसेंट का मतलब चमकने वाला। क्या? चमकने वाला। अब इस पर जो भी आवेशित कण टकराएगा, वो टकराकर यहां पर चमक उत्पन्न करेगा, तो पता चल जाएगा कि हां यहां पर आवेशित कण टकराया है। तो अब इन्होंने जैसे यहां पर अल्फा कण फायर किए, बॉम्बार्डिंग की, तो बहुत सारे अल्फा कण तो सीधे टकराए बीचों बीच, बिल्कुल जहां उन्होंने कल्पना की थी। कुछ अल्फा कण एंगल्स पर चले गए, अलग अलग कोणों पर चले गए, ठीक है, कोणों पर चले गए, इससे भी उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, ठीक है, हुआ होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ, जिसे उन्होंने सोच लिया कि कोई बात नहीं, ठीक है, कोणों पर भी जा सकते हैं। ये उनके दिमाग में चल रहा था पहले से, कोणों पर भी जा सकते हैं। क्यों चल रहा था ये मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या उन्हें कब हुई? जब उन्होंने देखा कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल, जैसे लगभग 1000 में से एक अल्फा कण जिस रास्ते से गया था वो उसी रास्ते से वापस लौट कर आ गया। जिस रास्ते से गया था वो उसी रास्ते से वापस लौट कर आ गया, मतलब यूं यूं करके गया और यूं यूं करके लौट आया, बिल्कुल सीधा गया, सीधा लौट आया। इसने रदरफोर्ड को परेशान कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अल्फा कण के पास बहुत ज्यादा ऊर्जा है और गोल्ड की पन्नी तो बहुत पतली है। इस पन्नी की इतनी क्या हिम्मत हो गई कि इसने अल्फा कण को वापस लौटा दिया? इतनी पतली सी पन्नी अल्फा कण को वापस लौटा रही है। इसने रदरफोर्ड को परेशान कर दिया। रदरफोर्ड बहुत लंबे समय तक सोचते रहे, फिर उन्होंने यहां से निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? पहले उस निष्कर्ष का मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाता हूं, फिर उस निष्कर्ष के बारे में बात करेंगे। क्या निष्कर्ष निकाला? उन्होंने कहा, देखो हुआ क्या, हुआ क्या कि ये हमारा परमाणु है, ये हमारा परमाणु है गोलाकार। कैसा है? गोलाकार। ये है हमारे उस कमरे के पीछे लगाई गई स्क्रीन,
जो स्क्रीन लगाई थी हमारे रदरफोर्ड भाई साहब ने, ये वो है। उन्होंने कहा कि देखो, परमाणु का अधिकांश भाग, परमाणु का अधिकांश भाग होता है खाली। यहां पर हमारा स्रोत लगा हुआ था, रेडियो एक्टिव स्रोत लगा हुआ था। यहां से हमारे अल्फा कण फायर किए जा रहे थे। क्या किए जा रहे थे? अल्फा कण फायर किए जा रहे थे, लगातार अल्फा कण फायर किए थे। उन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है तो अल्फा कण सीधे जाएंगे, अल्फा कण सीधे जाएंगे बिना रोक टोक, अल्फा कण सीधे जाएंगे, मैक्सिमम अल्फा कण सीधे जाएंगे बिना रोक टोक। अब जो बात हुई थी डिफ्लेक्शन की, डिफ्लेक्शन यानी हमारे अल्फा कण क्यों बिखरे, तो डिफ्लेक्शन यूं हुआ, उन्होंने कहा कि देखो, परमाणु का जो बीच वाला भाग होता है, परमाणु का जो बीच वाला भाग होता है, बिल्कुल बीचों बीच, ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। बहुत छोटा, कितना छोटा? उन्होंने कल्पना की कि जैसे एक फुटबॉल का बड़ा मैदान है, फुटबॉल का मैदान आपने देखा होगा, फुटबॉल का बड़ा मैदान है, उस बड़े मैदान के बीचों बीच एक मटर का दाना डाल दीजिए। वो मटर का दाना उस हमारे परमाणु को निरूपित, परमाणु के केंद्र को निरूपित करेगा, जो बिल्कुल बीचों बीच है। तो ये जो बीचों बीच है, इसे उन्होंने कहा नाभिक, और कहा कि ये जो नाभिक है, इस नाभिक में है हमारे प्रोटॉन। क्या है इस नाभिक में? हमारे प्रोटॉन। उन्होंने न्यूट्रॉन नहीं कहा था, शुरू में उन्होंने न्यूट्रॉन नहीं कहा था, क्योंकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ये मॉडल उन्होंने दिया था 1913 में, और न्यूट्रॉन आया था हमारा 1932 में, ठीक है। तो तब तक न्यूट्रॉन नहीं आया था, लेकिन अब हम इसमें जब पढ़ते हैं तो न्यूट्रॉन को इसमें लिख देते हैं हम, ठीक है। तो शुरू में उन्होंने क्या कहा था? केवल प्रोटॉन है, बाद में न्यूट्रॉन भी इसमें ऐड कर दिया गया था। तो अब इसमें उन्होंने कहा कि प्रोटॉन है, और हम कहते हैं कि प्रोटॉन के साथ साथ इसमें न्यूट्रॉन भी होगा। अगर प्रोटॉन है तो धनात्मक होगा, न्यूट्रॉन के पास तो कोई आवेश है ही नहीं। तो ये जो नाभिक है, ये पूरी तरह से धनात्मक है। क्या है? पूरी तरह से धनात्मक है। चलिए, तो ये बात हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो, जो अल्फा कण मैंने यहां से भेजे थे, जो अल्फा कण मैंने यहां से भेजे थे, तो अल्फा कण इस नाभिक के जितना नजदीक आएगा, वो उतना ही अपने रास्ते से दूर जाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो अल्फा कण आ रहा है, ये +2 है, और हमारा नाभिक भी धनावेशित है। अब हम जानते हैं कि धनावेश धनावेश में तो होगा प्रतिकर्षण, रिपल्शन होगा। तो ये जो अल्फा कण बिखरे थे, कोणों पर चले गए थे, ये अल्फा कण नाभिक से टकराए ही नहीं थे। कई बार आपको ये बताया जाता है, या कई बार आपके दिमाग में ये डाला जाता है कि नाभिक से टकरा कर चले गए। अरे टकरा ही नहीं पाएंगे, टकरा ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये धनावेशित, ये धनावेशित, धनावेश धनावेश आपस में टकरा ही नहीं पाएंगे। दूर पर ही इनमें प्रतिकर्षण लगेगा और ये भाग जाएंगे। जैसे आपने चुंबक देखी होगी ना, मैग्नेट, चुंबक जो होती है, अगर उसके सेम पोल नॉर्थ नॉर्थ आमने सामने आ जाएं, तो क्या वो टकराएंगे? कभी नहीं टकराते हैं, वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही डिफ्लेक्शन हो गया। तो यहां पर डिफ्लेक्शन हुआ, यहां पर डिफ्लेक्शन हुआ, इसी तरह से डिफ्लेक्शन हुआ, और एक अल्फा कण, एक अल्फा कण जो बिल्कुल बीचों बीच टकराया, या जो बिल्कुल बीचों बीच आ रहा था, जो बिल्कुल बीचों बीच आ रहा था, वो बेचारा कहीं नहीं जा सका, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच है। अब इसके पास ये एंगल ही नहीं है कि इधर मुड़ जाए या इधर मुड़ जाए। तो ये बेचारा ऐसे गया और ऐसे ही वापस लौट कर भी आ गया, ऐसे गया और ऐसे ही वापस लौट कर भी आ गया। ये वो अल्फा कण था जो वापस लौट कर आ गया, और इसी अल्फा कण की वजह से नाभिक की खोज हुई, इसी अल्फा कण की वजह से नाभिक की खोज हुई। अगर ये अल्फा कण वापस लौट कर नहीं आता ना, तो रदरफोर्ड कभी नाभिक को नहीं बता पाते कि नाभिक जैसा कुछ होता भी है। केवल इस अल्फा कण ने नाभिक की खोज हमें दी, जिससे हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आज कर पाए, बहुत सारे प्रयोग हम आज कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड ने यह सोचा था कि जो अल्फा कण डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो हो सकता है आपसी प्रतिकर्षण की वजह से हो रहे हो, वो हो सकता है आपसी प्रतिकर्षण के। जैसे ये दो अल्फा कण जा रहे हैं ऐसे करके, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इन दोनों ने आपस में प्रतिकर्षण लगाया और ये दूर दूर चले गए। ये उन्होंने सोचा था। लेकिन जो न्यूक्लियस की खोज हुई, वो न्यूक्लियस की खोज हुई वो किससे हुई? इस अल्फा कण से, जो बिल्कुल बीचों बीच टकराकर लौटकर आया था। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये बात हमारे रदरफोर्ड ने बताई, ठीक है। अब रदरफोर्ड ने आगे क्या कहा? रदरफोर्ड ने आगे क्या कहा? तो देखो, रदरफोर्ड ने कहा, पहली बात, परमाणु गोलाकार है।
कैसा है? परमाणु गोलाकार है। दूसरी बात क्या कही? अधिकांश भाग खाली होता है। क्या होता है? अधिकांश भाग खाली होता है या रिक्त होता है। क्या होता है? खाली होता है या रिक्त होता है। तीसरी बात क्या कही? तीसरी बात कही इन्होंने कि संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र पर पाया जाता है। कहां पाया जाएगा? केंद्र पर पाया जाता है। अगली बात क्या कही? केंद्र को नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र को नाभिक कहते हैं। नाभिक कहते हैं। केंद्र को नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। ये रदरफोर्ड का स्टेटमेंट था। रदरफोर्ड का स्टेटमेंट क्या था? कि नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, लेकिन बाद में हमने इसमें न्यूट्रॉन जोड़ दिया, तो आज के समय में हम इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब रदरफोर्ड ने स्टेटमेंट दिया था तो उन्होंने केवल प्रोटॉन कहा था, न्यूट्रॉन उन्होंने नहीं कहा था, ठीक। तो नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं, तो इसका मतलब नाभिक कैसा होगा? धनात्मक या ऋणात्मक? नाभिक होगा धनात्मक, पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है नाभिक, ठीक। उसके बाद कहा नाभिक अत्यंत सूक्ष्म होता है। नाभिक अत्यंत सूक्ष्म होता है। अत्यंत सूक्ष्म होता है। नाभिक अत्यंत सूक्ष्म होता है। ये बातें उन्होंने क्या की? नाभिक के बारे में बताई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए, मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से हमें किसकी जानकारी मिली? रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से हमें किसकी जानकारी मिली? यह है मेरा प्रश्न, फटाफट से बताइएगा आप चैट बॉक्स में। मैं आप सभी के चैट पढ़ रहा हूं। सर लेक्चर समझ आता है लेकिन फिर भूल जाते हैं, क्या करें? रिवाइज करो, रिवाइज करो। जितेंद्र सिंह राधे राधे। रागिनी रानी नाभिक, नाभिक न्यूक्लियस। अरे ऋतु गुप्ता न्यूक्लियोलस नहीं है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस। रेडियम का यूज इसलिए किया क्योंकि रेडियम से अल्फा कण निकल रहे थे। बहुत बढ़िया। नाभिक की खोज हुई। किसकी खोज हुई? नाभिक की खोज हुई। बिल्कुल सही बात है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, बताइए रदरफोर्ड के प्रयोग से हमें किसकी जानकारी मिली? नाभिक की जानकारी मिली। किसकी मिली? नाभिक की जानकारी मिली। प्रोटॉन तो खोज ही लिया था रदरफोर्ड ने, लेकिन उससे पहले उन्होंने नाभिक के बारे में बता दिया। मतलब इस प्रयोग से उन्होंने नाभिक के बारे में बताया। आई होप कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया और सभी बच्चों के उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक। आगे बात करते हैं। अब बात आई कि ठीक है, नाभिक की खोज हुई। रदरफोर्ड से पूछा गया, भाई साहब आप बहुत देर से नाभिक नाभिक और प्रोटॉन प्रोटॉन कह रहे हो, न्यूट्रॉन कहां है, सॉरी इलेक्ट्रॉन कहां है हमारा? थॉमसन आए कूद के, भाई मेरा इलेक्ट्रॉन कहां है? अपना प्रोटॉन तो तुमने बता दिया, ये रहा। मेरा इलेक्ट्रॉन कहां है? तो रदरफोर्ड ने कहा रुको, इलेक्ट्रॉन भी बताते हैं, इलेक्ट्रॉन भी बताते हैं। तो रदरफोर्ड ने कहा कि देखो जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक के चारों तरफ गति करेगा। क्या करेगा? वो इस नाभिक के चारों तरफ गति करेगा। कुछ इस तरह से उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस नाभिक के चारों तरफ घूमेगा, इस नाभिक के चारों तरफ घूमेगा। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन की भी जगह बता दी उन्होंने कि देखो नाभिक के चारों तरफ घूमेगा। इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं। लूजली का मतलब, धन्यवाद रागिनी राय जी, इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, मतलब बहुत हल्के तरीके से जुड़े होते हैं नाभिक के साथ में, और ये नाभिक के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो क्या बताया इन्होंने? इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन, क्या? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं।
नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कल्लू पुष्पा ब्लैक सर, मैं आपके गांव से देख रहा हूं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही, ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही। मॉडल बहुत अच्छा बनाया, मॉडल बहुत अच्छा बनाया। लोगों ने इनकी वाहवाही की, तारीफ की। लोगों ने कहा रदरफोर्ड जी आपने बड़ा अच्छा काम किया, बहुत सारी चीजें आपने सुलझा दी, लेकिन फिर भी ये मॉडल फेल हो गया, फिर भी ये मॉडल फेल हो गया। नीट में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे ये सब मैं आपको यहीं बोर्ड में क्लासेस में करवाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। नीट के पेपर का एक एक क्वेश्चन हम क्रैक करेंगे, पिछले आए हुए क्वेश्चन और आगे भविष्य में जो आने वाले क्वेश्चन हैं ये सब हम क्रैक करेंगे। निश्चिंत रहिए, बस जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक। चलिए, तो नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं, ये बात इन्होंने बता दी और बड़ी खुशी हुई लोगों को, इन्हें बड़ी खुशी, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन फिर भी ये मॉडल फेल हो गया, फिर भी ये मॉडल फेल हो गया, इतनी मेहनत के बाद भी फेल हो गया। क्यों हो गया फेल? सुने, उन्होंने ये तो बता दिया, हमारे रदरफोर्ड भाई साहब ने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ, ये है हमारा नाभिक, इसमें है प्रोटॉन और साथ में है न्यूट्रॉन, नाभिक के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं इलेक्ट्रॉन। ये तो इन्होंने बता दिया कि नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि परिक्रमा कैसे करते हैं, परिक्रमा कैसे करते हैं। जब इन्होंने ये कहा कि नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो आते हैं मैक्सवेल। कौन आते हैं? मैक्सवेल। मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, मैक्सवेल आते हैं। मैक्सवेल ने कहा आप एक बात बताइए, रदरफोर्ड से डिस्कशन करने आते हैं, आप एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है? बोले हाँ। इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा है? बिल्कुल होगी, क्योंकि घूम रहा है, गति कर रहा है तो ऊर्जा होगी, बिना ऊर्जा के कैसे कोई गति कर सकता है? तो उन्होंने कहा ऊर्जा होगी। आज सही पढ़ा रहे हो सर आप। अरे हम तो हमेशा सही पढ़ाते हैं निशांत जी, इतिहास रहा है। चलिए कोई बात नहीं, सुने, नहीं अरे ग्लेन मैक्सवेल नहीं है, ग्लेन मैक्सवेल। चलो, तो मैक्सवेल आते हैं, ठीक है, और इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है। रदरफोर्ड ने कहा कर रहा है। ऊर्जा है? हाँ ऊर्जा है। उन्होंने कहा कि इसके पास त्वरण है? बोले हाँ त्वरण भी है, एक्सेलरेशन भी है। तो उन्होंने कहा कि जब भी ऊर्जा, कोई कण परिक्रमा करता है त्वरण के साथ साथ, तो ये अपनी ऊर्जा निष्कासित करता है, ये ऊर्जा रिलीज करेगा, ये एनर्जी रिलीज करेगा। धीरज चौहान जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। उम्मीद करते हैं अगला जन्मदिन आपका मेडिकल कॉलेज में मने, ठीक है। चलिए, ऊर्जा निकालेगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा निकालेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा निकालते 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 इसकी ऊर्जा इतनी कम हो जाएगी कि ये नाभिक से अट्रैक्ट होकर, क्योंकि नाभिक धनात्मक है, नाभिक से अट्रैक्ट होकर इस नाभिक में गिर जाएगा। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरा, क्या अब ये नाभिक का अस्तित्व बचेगा या खत्म? खत्म, नाभिक का अस्तित्व खत्म। और जब नाभिक का अस्तित्व खत्म, अब जब नाभिक का अस्तित्व खत्म तो फिर एटम का अस्तित्व खत्म, एटम का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, निश्चित तौर पर एटम ही खत्म हो जाएगा। मतलब कि इसने तो स्थायित्व को भी नहीं समझाया, इसने स्थायित्व को नहीं समझाया। अब मैक्सवेल ने जब ये सारी बातें आकर कही तो रदरफोर्ड बोले नहीं भाई, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करेगा। तो बोले ठीक है, हटाओ फिर आप इसे। तो कुल मिलाकर यहां पर क्या हुआ? पहली कंडीशन फेल हो गई। इस हमारे एक्सपेरिमेंट से या इस प्रयोग से हमारे परमाणु के स्थायित्व के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई, परमाणु के स्थायित्व के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। चलिए, तो मैं ड्रॉबैक, इसकी कमियां लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। सबसे पहली बात, कमियां क्या थी? इलेक्ट्रॉन के पथ के विषय में नहीं बताया, विषय में नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है। दूसरी बात, परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझाया या परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका।
स्थायित्व को नहीं समझा सका। कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका। बिल्कुल, स्थायित्व की व्याख्या नहीं यूपीएससी एस्पिरेंट। तीसरी बात, इसने स्पेक्ट्रम भी नहीं समझाया। स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका, नहीं समझा सका। इसने स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा, स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा सका। ये वाला हमारा जो प्रयोग था स्पेक्ट्रम को, या ये जो एक्सपेरिमेंट, ये जो हमारा मॉडल था स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया। उम्मीद है यहां तक बात समझ में आ गई होगी, स्पेक्ट्रम ही नहीं समझा पाया। बाकी क्या यहां से आप मुझे बताएंगे, क्या यहां से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थितियों का पता चलता था? इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन क्या है, क्या इनकी स्थितियों की बारे में बात हुई थी? बताइए जल्दी से। जो हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में, पिछले प्रयोग में, जो थॉमसन हमारे थे उनके मॉडल में हमने लिखा था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की कहां पर होंगी इनकी जगह, वो नहीं बता पाया था। नहीं, जगह तो बता दी थी, जगह तो बता दी थी, जगह तो बता दी थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जगह बता दी थी। इन्होंने बता दिया था कि प्रोटॉन नाभिक में होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तो खोजा ही नहीं गया था, और इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करेगा। जगह तो बिल्कुल सही बता दी थी, जगह तो बिल्कुल सही बता दी थी। ठीक, जगह के बारे में कोई गलती नहीं थी इनकी। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अब जब ये मॉडल फेल हुआ, 1913 में ये मॉडल आया, फेल हुआ, उसके बाद 1913 में ही फिर आते हैं हमारे बोर। कौन आते हैं? बोर आते हैं। बोर ने 1913 में ही अपना मॉडल दिया। क्या दिया? बोर ने 1913 में ही अपना मॉडल दिया। हालांकि देखो ये डेट्स आपके लिए जरूरी नहीं है, अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो एग्जाम में डेट्स वगैरह नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए बोर आए। बोर ने कहा कि देखो भाई साहब हम बताएंगे, आप रहने दो। और बोर ने इन्हीं के मॉडल को फॉलो किया। बोर ने इन्हीं के मॉडल को फॉलो किया, इन्हीं के मॉडल को समझा, इन्हीं के मॉडल में थोड़ा सा सुधार किया बस, और नया मॉडल बना कर दे दिया। बोर ने क्या किया? जो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया था वो तो किया ही, उस एक्सपेरिमेंट को भी प्रूव किया कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट सही है या नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, रदरफोर्ड कह रहे हैं नाभिक होगा, होगा, बिल्कुल। रदरफोर्ड कह रहे हैं कि नाभिक में प्रोटॉन होगा, होगा। बाद में नाभिक में न्यूट्रॉन जोड़ दिया गया, हाँ होगा। उन्होंने कहा कि अब जो इलेक्ट्रॉन की समस्या थी, अब जो इलेक्ट्रॉन की समस्या थी उसे हम ठीक करते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ परिक्रमा करेंगे, हाँ करेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ परिक्रमा करेंगे निश्चित कक्षाओं में। किसमें? निश्चित कक्षाओं में परिक्रमा करेंगे। मतलब चारों तरफ घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर उधर नहीं जाएगा, ये निश्चित कक्षाओं में परिक्रमा करेगा। इलेक्ट्रॉन के पथ की बढ़िया तरीके से इन्होंने व्याख्या की, इलेक्ट्रॉन के पथ को बढ़िया तरीके से उन्होंने समझा। उन्होंने कहा कि देखो चारों तरफ होंगी निश्चित कक्षाएं, और उन निश्चित कक्षाओं में ही हमारे इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करेंगे। इन निश्चित कक्षाओं में ही हमारे इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करेंगे। इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा कि घूम रहा है और घूमते घूमते आके नाभिक में गिर जाए। तो सबसे बड़ी बात जो इन्होंने यहां पर बताई, सबसे बड़ी बात, अच्छा अनियन मॉडल, अनियन से ज्यादा अच्छा इसे प्लैनेटरी मॉडल कहा जाता है। प्लैनेटरी, प्लैनेट, जैसे सूर्य के चारों तरफ हमारे ग्रह परिक्रमा करते हैं, वैसे ही नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं, प्लैनेटरी। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ परिक्रमा करेंगे निश्चित कक्षाओं में। किसमें? निश्चित कक्षाओं में परिक्रमा करेंगे। निश्चित कक्षाएं, इन निश्चित कक्षाओं को उन्होंने कहा कोश। क्या कहा? कोश, या ऊर्जा स्तर। क्या कहा? ऊर्जा स्तर। क्लियर? कोश कहा या ऊर्जा स्तर कहा। ऊर्जा स्तर क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने बताया कि ये जो निश्चित कक्षाएं होंगी इनकी ऊर्जाएं निश्चित होंगी, इनकी ऊर्जाएं निश्चित होंगी। मान के चलो ये कोई पहला वाला हमारा कोश है, इसकी ऊर्जा कोई E1 है, तो इसकी ऊर्जा E1 ही रहेगी, इसकी ऊर्जा नहीं बदलेगी, और इसमें परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी इतनी ही होगी।
अगर इसकी ऊर्जा E1 है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करेगा उसकी ऊर्जा भी E1 ही होगी, उसकी ऊर्जा ना घटेगी ना बढ़ेगी। अगर ऊर्जा घटती और बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन अपने पथ को, अपनी कक्षा को बदल देगा, अपने पथ को, अपनी कक्षा को बदल देगा। अगर ऊर्जा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली कक्षा में जाएगा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा घटेगी तो इलेक्ट्रॉन नीचे वाली कक्षा में आ जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को स्तर में, अपने इस कोश में रहेगा, तब तक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ना घटेगी ना बढ़ेगी। ये बात उन्होंने बताई। तो ये सबसे अच्छा काम उन्होंने किया और इसी से हमारे इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी बातों को सुलझाने में, हमारे एटम की बहुत सारी बातों को सुलझाने में मदद मिली। चलिए अब मैं आगे इस मॉडल को थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको बनाकर दिखा देता हूं। यह है हमारा नाभिक। नाभिक में रख दिया हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के चारों तरफ मैं बना रहा हूं ऊर्जा स्तर कक्षाएं। कुछ कक्षाएं बना लेते हैं। चलिए ये कक्षाएं, ठीक है। जनरली आपको यही कक्षाएं दिखाई जाती हैं। 10 का पावर 8 सेकेंड रहता है, फिर उसी जगह वापस आ जाता है। हाँ, ये मैथमेटिकल बातें भी हम करेंगे, फिलहाल में हम थ्योरेटिकल बातें कंप्लीट करते हैं अपनी, ठीक है। ये है कक्षाएं। कहा जाता है पहली वाली कक्षा को के नाम देते हैं, दूसरी वाली को एल नाम देते हैं, तीसरी वाली को एम नाम देते हैं, चौथी वाली को एन, के एल एम एन। और इसके आगे भी अगर आपको लिखना पड़े तो के एल एम एन ओ दे सकते हो आप, देन पी दे सकते हो, ठीक है। आप ये नाम इन्हें दे सकते हो, ठीक है। फिलहाल हालांकि आपकी बात के एल एम एन से कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा कि ये कक्षाएं हैं, ये ऊर्जाएं, ऊर्जा स्तर हैं। अब इस ऊर्जा स्तर में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं निश्चित होंगी, ये इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ठीक। चलिए अब मैं आपको इसके पॉइंट्स लिखा देता हूं फटाफट से। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखो, इसके बाकी सारे पॉइंट्स तो यही हैं, यही सब कॉपी कर दिए। बोहर ने यही सारे पॉइंट कॉपी कर दिए। नाभिक के लिए तो ये सारे पॉइंट बिल्कुल सही थे, नाभिक के लिए ये सारे पॉइंट बिल्कुल सही थे, ये कॉपी कर दिए। इसके बाद जो उन्होंने बताया वो इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं के बारे में बताया, तो मैं वो पॉइंट्स लिखने जा रहा हूं, ठीक है। ये सारे पॉइंट भी उसमें शामिल हैं, लेकिन इन्हें मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, दोबारा लिखूंगा तो समय खराब होगा। ये सारे पॉइंट भी बोर के मॉडल में शामिल हैं। और अलग से आगे पॉइंट जो उन्होंने बताए वो क्या थे? इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं या परिक्रमा करते हैं, गति करते हैं या परिक्रमा करते हैं। दूसरी बात क्या कही उन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए? सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। निश्चित होती है। सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है, ना वो घटती है ना वो बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है और अपनी कक्षा में ऊर्जा को निश्चित रखता है। क्लियर? अगली बात, चलो यहां पर एक बात और मैं आपको बता दूं। जैसे मान के चलो ये कक्षा है हमारी E1, ये कक्षा है हमारी E2, ये कक्षा की ऊर्जा है हमारी E3, ठीक है। ये ऊर्जा है। अब कोई इलेक्ट्रॉन यहां E1 में घूम रहा है और वो E2 में आना चाहता है। क्या करना चाहता है? E2 में आना चाहता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जैसे जैसे हम अपने नाभिक से बाहर की तरफ जाते हैं हमारी कक्षाओं की ऊर्जा बढ़ती है। क्या होता है? कक्षाओं की ऊर्जा बढ़ती है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि E3 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E1। क्लियर? इसका मतलब जैसे जैसे आप नाभिक से दूर जाएंगे कक्षाओं की ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। अब आपसे कहा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन E1 यानी पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में आना चाह रहा है, तो बताओ ये ऊर्जा ग्रहण करेगा या ऊर्जा उत्सर्जित करेगा? ऊर्जा ग्रहण करनी पड़ेगी या ऊर्जा उत्सर्जित करनी पड़ेगी?
जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन्हें ऊर्जा स्तर या कोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्बिट्स इंग्लिश में कहते हैं। फटाफट से बताइए। ऊर्जा ग्रहण करेगा, बिल्कुल सही बात है, ऊर्जा ग्रहण करेगा, ऊर्जा ग्रहण करेगा। देखो दोबारा से सुन लो, ये हमारे ऊर्जा स्तर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाएं निश्चित हैं। पहले वाले की E1 लिख दी, दूसरी वाले की E2, तीसरी वाले की E3, और चौथे वाले की लिखो तो क्या लिख दोगे? E4 ही तो लिख दोगे। क्या लिख दोगे? E4 ही तो लिख दोगे। ठीक। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाओगे ऊर्जा बढ़ेगी, यानी सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होगी? कौन से कोश की? जो सबसे दूर होगा। कौन से कोश की होगी? जो सबसे ज्यादा दूर होगा। तो मैंने कह दिया कि E3। अच्छा, यहां पर E4 लिखोगे तो E4 की E3 से भी ज्यादा हो जाएगी, हाँ या ना? E4 की E3 से भी ज्यादा हो जाएगी। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में जाना चाह रहा है, यानी पहली से दूसरी में जाना चाह रहा है, तो यहां पर कम है ऊर्जा, यहां पर ज्यादा है, तो इससे दूसरे में जाने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी ऊर्जा ग्रहण करेगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर E2 से E1 में जाना चाह रहा है तो डेल्टा ई कितनी ऊर्जा चाहिए होगी उसे? उसे चाहिए होगी E2 माइनस E1। कितनी ऊर्जा चाहिए होगी उसे? E2 माइनस E1। इतनी ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप दे दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदकर चला जाएगा। चलिए मैं आपको सिंपल थ्योरी से समझाता हूं। जैसे मान के चलो आप एक किसी शहर में रहते हैं, कोई भी शहर है आपका, आप उस शहर से किसी बड़े शहर में जाना चाहते हैं। किसी शहर में आपकी इनकम कुछ भी है, मान के चलो आप किसी शहर में रहते हैं, वहां पर आपकी इनकम 10,000 है, 10K है, और आप किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, बड़े शहर में, तो ऑब्वियसली बड़े शहर में जो सामान होता है, जो चीजें होती हैं, जो रेंट होता है, वो थोड़ा सा महंगा होता है। कहने का मतलब आपके जिस शहर में आप रहते हैं उससे जब बड़े शहर में आप जा रहे हैं, मान के चलो आप मुंबई जाना चाहते हैं, तो भाई मुंबई में तो आपको घर भी महंगा मिलेगा, वहां दूसरी चीजें भी हो सकता है आपको महंगी मिलेंगी। तो क्या आप इस 10,000 पर मंथ के खर्चे पे मुंबई में शिफ्ट हो सकते हो? नहीं हो सकते हो। मान के चलो मुंबई में शिफ्ट होने का खर्चा आपका 60,000 रुपए प्रति माह है। 60,000 रुपए प्रति महीने अगर आपके पास हैं तो आप मुंबई में सरवाइव कर जाओगे। तो कितने रुपए प्रति महीने आपको और कमाने पड़ेंगे अपने लिए? 10,000 तो आप कमा ही रहे थे, डिफरेंस कितना हो जाएगा? 50,000 रुपए महीने अगर आप और कमा पाओगे तो आप मुंबई में शिफ्ट होने लायक हो। आप मुंबई में शिफ्ट होने लायक हो। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सौरभ यादव जी, ग्लूकोज क्यों चढ़ रहा है, क्या हो गया? ठीक है, तो निश्चित तौर पर आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है वो ऊर्जा ग्रहण करता है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निचले स्तर में आता है इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करता है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा निकालता है। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता था हमारे एग्जाम में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ध्यान से बताइएगा आप। आपसे अगर कहा जाए कि जो सड़क के किनारे रेडियम वाले बोर्ड लगे रहते हैं, या अमन कुशवाहा जी, अरे धन्यवाद, चलिए, तो जो हमारे सड़क के किनारे बोर्ड लगे रहते हैं रेडियम के, या पहले रेडियम वाली घड़ी आती थी, आपने देखा होगा, या रेडियम वाले टैटूज वगैरह होते हैं, उस रेडियम पर आप लाइट डालिए, प्रकाश डालिए, प्रकाश डालने के बाद आप प्रकाश बंद कर लीजिए, आप देखेंगे रेडियम लंबे समय तक चमकता रहता है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा ही चमकता रहेगा, ऐसा नहीं हमेशा चमकता रहेगा, एक समय आएगा कि वो रेडियम चमकना बंद कर देगा, लेकिन आप लाइट डालेंगे तो फिर से वो कुछ समय के लिए चमकना शुरू कर देगा। ऐसा क्यों होता है? आप मुझे इसका उत्तर बताइए फटाफट से। ऐसा क्यों होता है कि जब आप रेडियम के ऊपर प्रकाश डालते हैं तो वो कुछ समय के लिए चमकता रहता है? ऐसा क्यों होता है? इट्स निशांत जी, धन्यवाद। मैं इसी स्पीड को मेंटेन रखूंगा ताकि सब बच्चों को अच्छे से समझ में आए और सब मेरे साथ चलते रहें। बाकी कल की क्लास हमारी एप्लीकेशन पर होगी, ये आपको सर ने शायद बता ही दिया होगा, क्योंकि वो लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। बिल्कुल, एनसीसी एनर्जी फ्लो। हमारे भाई हमसे बड़े ही होंगे और क्या होगा, रेडियो एक्टिव है, कल से नहीं मिल पाएंगे। आप एप्लीकेशन पर आ जाइए, शिफ्ट हो जाइए, एप्लीकेशन पर मिलेंगे कल से, ठीक है? चलिए इसका उत्तर सुनिए ध्यान से। होता क्या है कि जब आप रेडियम के ऊपर प्रकाश डालते हैं, तब आप जानते हैं प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा। ये है हमारा नाभिक, यहां पर है हमारे प्रोटॉन और यहां पर न्यूट्रॉन। नाभिक, और ये हैं नाभिक के चारों ओर की कक्षाएं। क्या हैं? ये है नाभिक के चारों ओर की कक्षाएं।
ठीक है, रेडियम को समझिए, यहां पर है मान के चलो इलेक्ट्रॉन। आपने जैसे ही इसके ऊपर ऊर्जा डाली, आपने जैसे ही इसके ऊपर ऊर्जा यानी प्रकाश डाला, क्या डाला? प्रकाश। आप जानते हैं प्रकाश एक ऊर्जा है। ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करेगा, ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करेगा, और इस प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके ये अपने से ऊपर वाले कोश में ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा ज्यादा मिल गई ना, ऊर्जा ज्यादा मिल गई, तो अब ये अपने से ऊपर वाले ऊर्जा कोश में स्थानांतरित हो जाएगा, अपने से, निशान जी धन्यवाद, चलिए अपने से ऊपर वाले कोश में चला जाएगा। अब कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। अब आपने प्रकाश कर दिया बंद, अब आपने प्रकाश कर दिया बंद, प्रकाश आना बंद हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को अपने घर की याद तो आएगी ना, इलेक्ट्रॉन को अपने घर की याद आएगी कि भाई जहां था मैं, मुझे वहीं जाना है। तो अब ये अपने घर वापस लौटना चाहता है, तो क्या ये जैसा है वैसा ही लौट कर आ जाएगा, कि या इसे अपने अंदर से ऊर्जा उत्सर्जित करनी पड़ेगी? ऊर्जा उत्सर्जित करनी पड़ेगी। अब ये इलेक्ट्रॉन, इसने जो ऊर्जा ली थी उस ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। क्या करेगा? उस ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। और किस रूप में करेगा? जिस रूप में इसने अवशोषित की थी, प्रकाश के रूप में। किसके रूप में? प्रकाश के रूप में। ये प्रकाश के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, और वही प्रकाश हमें दिखाई देता है रेडियम चमकता हुआ। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि रेडियम क्यों चमकता है, क्योंकि जब उसके ऊपर प्रकाश डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और फिर जब प्रकाश बंद कर दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन उस प्रकाश ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं और वापस अपने ही ऊर्जा कोश में स्थानांतरित होते हैं। तो उस उत्सर्जित ऊर्जा को प्रकाश के रूप में हमें इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। बात समझ में आ गई? आई होप ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया हो आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सभी कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है, ये बात आपको क्लियर हो गई। इसके बाद कहा जाता है कि सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या भी निश्चित होती है। बोहर से पूछा गया, बोहर से पूछा कि भाई ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं ऊर्जा स्तरों में, इलेक्ट्रॉन होते हैं ऊर्जा स्तरों में, ठीक है, आपने कह दिया ये ऊर्जा स्तर है, इनमें इलेक्ट्रॉन है, लेकिन किस ऊर्जा स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? क्या कोई भी ऊर्जा स्तर में कितने भी? जैसे पहला वाला है, मेरे पास मान के चलो किसी परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या 10 के 10 पहले में आ जाएंगे, या 10 में से 4 पहले में आएंगे, फिर बाद में ऐसे करके? तो किस ऊर्जा स्तर में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसके बारे में बोहर ने बिल्कुल क्लियर किया। बोहर ने क्या कहा? प्रत्येक ऊर्जा स्तर में, किसमें? प्रत्येक ऊर्जा स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की, किसकी? अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है, निश्चित होती है, फिक्स्ड है। अधिकतम कह रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? अधिकतम। मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैं अधिकतम के बारे में बात कर रहा हूं। अधिकतम अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है, और इसे हम किससे लिखते हैं? हम लिखते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बराबर 2n स्क्वायर। क्या लिखते हैं? 2n स्क्वायर से दिया मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2n स्क्वायर कैसे? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि k, l, m और n, इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहां पर जो n है, जो n यहां पर है, ये n क्या है? ये है कोश संख्या। ये क्या है? ये है कोश संख्या। क्लियर? k के लिए कोश संख्या 1 है, पहली है। सर जब कोल्ड ड्रिंक में नमक डालते हैं तो बाहर क्यों? अरे करवाएंगे सारे एक्सपेरिमेंट संध्या जी, सारे एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, शुरुआत तो करने दीजिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा, ठीक है। आपके जो भी सिलेबस में एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सारे करवाऊंगा, बड़े अच्छे से आपको दिखाऊंगा आप किस तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कौन सा कहाँ क्या दिखाई देता है, ठीक है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं हमारे केमिस्ट्री में, बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं, सारे दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलो, कोश संख्या है तो k के लिए कोश संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो यहां पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर। l के लिए कितनी होती है? 2, तो यहां पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक। m इसके लिए 2 इंटू
3 का स्क्वायर, और n इसके लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, देखो के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2, 2 इंटू 1 स्क्वायर 2, यहां पर कितने हो जाएंगे 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 इंटू 2 8, कितने हो जाएंगे 8। यहां पर कितने हो जाएंगे 3 इंटू 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 18, कितने हो जाएंगे 18। और यहां पर कितने हो जाएंगे बताओ फटाफट से, बताओ फटाफट से कितने हो जाएंगे। H2O गीला होता है, H2O क्या होता है, गीला होता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आपने इतना सारा तो लिख दिया अम्बेश जी, कम शब्दों में लिखो तो शायद मैं पढ़ भी पाऊं। बहुत बढ़िया, 32, कितने 32, क्लियर, 2 8 18 32, ये यहीं से आता है जो आप पढ़ते आए हैं, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते आए हैं, 2 8 18 32, वो इसी फॉर्मूले से आता है जो हमारे बोहर भाई साहब ने दिया था। किसने दिया था? बोहर भाई साहब ने दिया था। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आए होंगे सारे कंसेप्ट। फिर भी अगर कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी पॉइंट, कोई भी डाटा आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं कमेंट्स डेली पढ़ता हूं आप लोगों के, और अगले दिन उन कमेंट्स को मैं रिजोल्यूट करा देता हूं, मैं उनको डाउट्स को क्लियर करा देता हूं। तो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है, बस एक छोटी सी बात आपको जरूर मैं देके जाना चाहूंगा, ठीक है। बोहर के बारे में तो बहुत सारी बात अभी मैं आगे और पढ़नी है, ठीक है, लेकिन आपको बोहर के परमाणु प्रतिरूप की कमियां, ये आपको मुझे बतानी है, ठीक है। कमियां बतानी है आपको इस मॉडल की, बोहर मॉडल की कमियां क्या रही थी, ये मुझे आप होमवर्क में बताएंगे, ठीक है। बड़ी अच्छी कमियां थी, एग्जाम में पूछी भी गई हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।